अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन सो नवर नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले सवाल के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कानी रखे सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस इलाके और इस घर का मैं बेताज बादशाह हूँ दिया। यहाँ मुस्तकीम का हुक्म चलता है, ये सब कुछ मुझ समेत तुम्हारा है। यहाँ तुम जैसे चाहो अपनी मर्जी से रहो, किसी की मजाल नहीं कि मदाखिल कर जाए। कतार दर कतार तन खड़े दरख्तों के बीच से गुजरते हुए मुस्तकीम ने उसे कहा था। वो सुबह उठकर बाकायदगी से जॉगिंग करता था। आज ज़बरदस्ती उसे भी अपने साथ घसीट लाया था। तुम्हें पता है दिया, मोहब्बत अपना आप ज़रूर मनवाती है। मुझे यकीन है कि मैं एक दिन तुम्हें अपनी मोहब्बत से जीत लूँगा। वो चलते चलते रुका और उसके सामने उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। दिया ने उसे दांस्ता नज़रअंदाज किया और कतरा कर निकलना चाहा, मगर वो लपक कर उसके रास्ते में हायल हो गया। तुम अपने हर रास्ते पे मुझे ही मुंतज़र पाओगी दिया, वो उसकी आंखों में झांक कर शौक़ी से बोला था। दिया ने सपाट नज़रों से उसे देखा। ज़िंदगी हर मर्तबा तुम्हारी मनपसंद सौगात झोली में डाले, ये ज़रूरी नहीं। कुछ फहमियों का दायरा इतनी वसी मत करो कि फिर मायूसी का सामना करके टूट फूट के मरहले से गुजरना पड़े। मैं बता चुकी हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए हरगिज़ भी कोई गुंजाइश नहीं है, और ऐसे शख्स को मैं कभी अपनी हिसाब से खुशी देने का सोच भी नहीं सकती जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया हो। मेरे अपने लोग, मेरे एहसास, यहाँ तक कि मेरी शनाख्त भी। दिया एकदम से सकुटी और मैं बेचैन होने लगा। मर जाने की हद तक शर्मिंदगी महसूस करती हूँ जब ये ख्याल दामन गेर होता है कि मैं एक डाकू की बीवी हूँ। वो सिसक कर बेहाल होने लगी। मुस्तकीम के दिल में अजीब सा दर्द का करवटें लेने लगा। शायद वो उस लड़की के साथ वाकई जाती कर गया था। कोई भी बाज़ित लड़की उसकी संगत में खुशी महसूस नहीं कर सकती। तुम हालात से समझौता भी कर सकती हो। वो लड़कियां भी तो समझौता करती हैं जिनके ससुराल सख्त मिजाज के होते हैं। उनसे उनके वालिदैन और सारे रिश्ते छुड़ा देते हैं, मगर वो अपने घर को बचाने की खातिर ये कुर्बानी देती हैं। मगर मैं ये कुर्बानी नहीं दूँ। क्यों करूँ ये सेक्रीफाइस? मुझे तुमने मेरे वालिदैन से मांगा, इज़्ज़त से ब्याह कर लाया। तुमने अगवा किया है मुझे, लौटा है मुझे। मेरे बाबा, अम्मी, दादी, भाई और बहन कैसे तड़पते होंगे मेरे नाम से। उन्हें सब्र नहीं आता होगा। लोगों की नज़रें, उनकी बातें कैसे सही होंगी उन्होंने उन बातों का तुम्हें क्या अंदाज़ा हो। भड़क उठी। मुस्तकीम होंठ खींचे उसे देखता रहा, फिर कुछ कहे बगैर वापसी को पलटा तो बेहद थका हुआ लग रहा था। शाम के साए गहरे होने लगे थे। सर्दियों की मखसूस बर्फीली हवाएं शहर में लगे दरख्तों की पत्तों को भी ठठराए दे रही थी। फिजा की नमी उसकी बात का ऐलान कर रही थी कि रात को बारिश होगी। पलंग पर वो डबल प्लाई की कंबल में दुबकी बैठी थी, मगर ठंड से जिस्म फिर भी कर जाता था। पहाड़ी इलाकों की सर्दी बड़ी जानलेवा होती है। मुस्तकीम ने कुछ देर कबल आतिशदान में लकड़ियाँ जलाई थी, जब भी कमरे में मीठी मीठी सी हरारत फिजा का तासुर कायम किया हुआ था। अब उसने आंखों से बाजू हटाकर देखा। आतिशदान रोशन था। महल के अंधेरे में उसकी नाजुकी से आतिशी रोशनी बड़ी ख्वाबनाक लग रही थी। उसने कंबल हटाया और बिस्तर से निकलकर इसी चेयर पर जा बैठी और आग तापने लगी। मुस्तकीम जो जाग रहा था वो उसे पहलू से उठते महसूस करके कुछ से बेचैन सा हुआ। मुझे कुछ देर यहीं बैठना है, उसने जवाबन न रूठेपन से कहा। वो उसे देख कर रह गया। कब तक? मुझे सोना भी है तो सो जाओ। मुझे लोरी सुनाकर तो तुम्हें नहीं सुनाना ना। वो झिलाक उठी। मुस्तकीम ज़ोर से हंस दिया। उससे भी ज़्यादा बढ़ाया काम करती हो जो मुझे खामार से भर देता है। उसका गुलाबी माइल हसीन दिलफरेब नुकोश से सजा चेहरा उस खुली बात पे एकदम थक कर सुर्ख हो गया। उसने बेख्तियार चेहरे का रुख फेर लिया। उसकी नज़रें ही ऐसी थी जो उसे सरतापा रंग देती थी। यार मुझे सुला दो, फिर वहाँ बैठी रहना। वो उठकर बैठते हुए पुकारा। दिया ने उसे घूरा। प्लीज़ मुझे तंग मत करो, मैं ऑलरेडी डिस्टर्ब हूँ, उसने नागवारी से कहा। तो मुस्तकीम ने होंठ भेज लिए। फिर उसने दोबारा अपना तकाजा नहीं दोहराया और करवट बदल कर लेट गया। दिया उसके सो जाने के यकीन करके ही बिस्तर पर आई थी, मगर फिर भी सुकून से नहीं सो सकी। वो सोने में खराटे लेने का आदी था और दिया बेआराम हुआ करती थी। उस वक्त भी उसके खराटे उसे करवटें बदलने पर मजबूर करते रहे थे। उसे एकदम से लाइबा याद आ गई। उसकी बात को याद करते उसे पता भी न चला वो कब से रो पड़ी। उसकी दुआ कबूल हो गई थी। वो खराटे लेता था। दिया ने बेख्तियार उसे देखा। काश ये टाल एंड हैंडसम न होता, मगर एक महजब इंसान तो होता। उसका दिल रोता रहा और रोने से दिल का बोझ थोड़ा उतरा। उसने गीली आंखें बेदर्दी से रगड़ डाली। मैं जितना भी रो लूँ, तड़प लूँ,
लूँ, अब मेरी किस्मत नहीं बदल सकती। उसने मायूसी और सनफर से सोचा और एक बार फिर करवट बदली, मगर मुस्तकीम के खराटे उस बुरी तरह जिच कर गए थे तो झंझलाकर उठते हुए उसे दोनों हाथों से झंझोड़ डाला। तो क्या हुआ खैरियत? सुर्ख बड़ी बड़ी खमार आलूद आंखों में तशवीश का रंग था, मगर एक इंकशाफ बहुत शिद्दत से दिया पे हुआ कि उसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा गहरी और खूबसूरत हैं। वो बेख्तियार नजरें चुरा के कुछ नहीं, फिर जगाया क्यों है? खराटे मत लो, मुझे नींद नहीं आ रही, जो हुक्म सरकार नहीं लेते। वो मुस्कुराया और उसे अपने बाजू में जकड़ लिया। वो एकदम सिटपटा गई। क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे, सच्ची बताओ, इस वजह से नहीं जगाया? मैं जानता हूँ तुम बहुत नरम दिल की मालिक हो, मुझे इतनी सख्ती से ना डांटा था, अब उजाला करना चाहती हूँ। कोई नहीं, मुझसे मोहब्बत सी तो महसूस नहीं होने करने लगी। वो उस पर झुक कर बोला। दिया ने निगाह उठाई। उसका पुरकशिश वजीहा चेहरा बेहद नज़दीक था, शरारत से चमकती शौक निगाह और दिल आवेज मुस्कान से सजे होंठ, उसका लंबा चौड़ा मजबूत वजूद दिया के सरापे पे गोया छाया रहा था। अपना ये तमीज़ मोहब्बत भरा लहजा वो हमेशा उसे बहुत एहतियात और नरमी से छूता था, यूँ जैसे नासुक व अबगीनी हो। उसके बावजूद उस पर ये घड़ियाँ इम्तिहान बन कर उतरती थी। उस पल भी उसका सांस धोंकने की माने चलने लगा, चेहरे पर जैसे एक पल की उसकी कुर्बत की आँच ने आग दहका रखी थी। जबकि मुस्तकीम पे उसके होश टुबा हुस्न की बिजलियाँ गिराते पे घबराया और सिरपटाता हुआ और रूप सहर तारी कर रहा था। मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई कि तुम्हें नींद से जगा दे। और बुरी तरह झंझलाकर बदतमीज़ी से बोली तो मुस्तकीम ज़ोर से हंसने लगा। ऐसी खूबसूरत गलतियाँ बार बार करना मैं हमेशा खुशी से वेलकम कहूँगा। उस पर झुक कर गुनगुनाया और दिया ने कर्बहमीज़ अंदाज में आंखें सख्ती से मींच ली। उसकी अजियत को कभी नहीं समझ सकता था, ये दुख सिर्फ उसका दुख था। वह तो हर रात अपनी फतह का जश्न मनाता था, पामाल तो वो हो रही थी। लम्हा लम्हा अजियत की भट्टी में तिलकती हुई वो एक आम सी नाजुक लड़की जिसके सारे ख्वाब जैसे झुलस गए थे। वो उसके कांधे पे सर रखे खामोश आंसू बहाती पल इस रात तय करती रही। ला यानी सोचो, उसका दिमाग ख़राब करने लगी थी। अपनी सोचों से पीछा छुड़ाने को वो घबरा कर खुद को मसरूफ़ करने के घर से कमरे की सफाई करने लगी। बिस्तर की चादर झाड़ कर बिछाई, फर्नीचर पर मौजूद गिर्द को साफ़ किया और झाड़ू उठाकर फर्श साफ़ करने लगी। उस काम से फारिग हुई तो कमरे से निकल आई। उसे बहरहाल मसरूफ़ियत चाहिए थी जो अज़ियतनाक सोचों से छुटकारा बख्श दे। एक तरफ आहट महसूस की तो राहदारी अबूर करके उसे सिमत आ गई। अंदर झांका तो अंदाज़ा हुआ किचन है। कोई पुश्त मोड़े खड़ा चलते हुए स्टोर पे कुछ पकाने में मसरूफ़ था। वो मतवज्जा करने को दांत से खनकारी तो बेसाख्ता पलटा। उसे देखा तो बौखला कर वो बेसाख्ता पलटा। उसे देखकर तो वो बौखला कर सलाम किया। वो 18-20 साल का एक दरमियाने कद का लड़का था। क्या कर रहे हो? उसके लहजे में गैर महसूस अंदाज में मालकाना इस्तेज़ाक दराया, जैसे खुद उसने भी गालिबन महसूस नहीं किया था। मैं बशीर हूँ हज जी, यहाँ खाना पकाने और कपड़े और सफाई वगैरह की ड्यूटी में है मेरी। ओके, अब तुम किचन से निकलो। जी। बशीर की आंखें फैल गई। मैं खाना बनाऊंगी, फिक्र ना करो, तुम्हारी नौकरी नहीं छूटेगी। चोरों के पास आराम का पैसा बहुत, तुम्हें तनख्वाह देते रहेंगे। तंजिया कहती हुई उसे किचन बदर करके खुद उसकी जगह पे खड़ी हो गई। चूल्हा पे मौजूद कुकर को झांका, गोश्त का सालन भुनने को तैयार था। सालन भूनने लगी जब वो खनखारते हुए अंदर चला आया। दिया ने कुछ चौंक कर उसे देखा, मगर अगले हिला में उसे नज़रअंदाज करते अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मैं वापस आया तो तुम कमरे में नहीं थी। घबराहट में हर जगह देख डाली। तब बशीर ने बताया, तुम यहाँ हो, इस मुशक्क़त में पड़ने की क्या ज़रूरत है मेरी जान? वो लगावट से बोला। ये बदला हुआ अंदाज, ये कंप्रोमाइजिंग स्टाइल, कहीं मुझसे मोहब्बत नहीं हो रही? क़यामत तक आस लगाए बैठे रहना, हसरत लिए ही मरोगे। वो फंकारने लगी। मुस्तकीम को ये लफ्ज़ी छेड़छाड़ जितना लफ्ज़ देती थी वो उसकी कदर से लगती। उससे पहले कि वो कोई बात करता बशीर ने मुदाखलत की थी। साहब, आपको अमानत साहब बुला रहे हैं बड़े कमरे में। ओफ़ो, सालिम समाज को कैसे खबर होगी? मैं इस वक्त यार दिलदार के साथ हूँ। वो बड़बड़ाता हुआ निकला। तब दिया ने उसका गहरा सांस भरा था। आबरूलूद होते मौसम ने सर्दी की शिद्दत में एकदम इजाफा कर दिया था, मगर धूप निकली हुई थी। उससे गर्म सूट पे स्वेटर और गर्म शाल और ओढ़ी हुई मुँह से चढ़ाया और बाहर निकल आई। वो सब सुबह देर तक सोने के आदी थे और कल तो सारी रात मुस्तकीम समेत सब वैसे ही कभी गायब रहे थे, सुबह लौटे थे। वो जान सकती थी वो किस मकसद से गए थे। दिल में नया दर्द हलकोरे से लपकने लगा था। एक और घर बर्बाद होने वाला था और वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। बहुत चाहा जहन बढ़ जाए, मगर वो सो ही नहीं पाई थी। सारी रात आंखों में काट दी थी। रात का आखिरी पहर भी इख्तिताम पजीर था। जब उनकी आहटें सुनाई दी थी, मुस्तकीम अपने कमरे में आया तो उसे खिड़की की तरफ रुख फेरे देखकर चौंका। आज जल्दी उठ गई तुम? उसके करीब आते हुए तक मुस्तकीम ने उसके कंधों पे हाथ रख दिए तो दिया ने रुख फेरे बगैर महज गर्दन मोड़कर उसे दिखा। मैं रात भर भी नहीं सोई। उसके लहजे में तंज भी नहीं बेबसी थी, लाचारी और कर्ब था। मुस्तकीम जोर से चौंका। क्यों?
अरे कहीं तुम मेरी कमी तो नहीं महसूस कर रही थी? तो ये तो बहुत अच्छी तब्दीली है, यानी तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत होने लगी है। रात भर जागी, नींद के खुमार से सुर्ख होती आंखों और चेहरा जोशो मुसरत से तमतमाया, मगर दिया का मूड हनूस ऑफ रहा था। कहाँ गए थे तुम? वो अजियत के पल इस रात तय करने लगी। यार रोजी रोटी के वसीले बकवास मत करो। तुम बहुत बड़े झूठे हो, लूटते हो लोगों को और समझते हो तुमने ये कमाई की है। वो फटपड़ी मुस्तकीम ने एक नज़र से उसे देखा, वो बिस्तर की तरफ बढ़ते हुए बोला था, तुम्हें पता है आज हम पुलिस के हत्थे चढ़ते चढ़ते रह के बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आए हैं, वरना तुम बेवा भी हो सकती थी। तकिया सीधा करके लेटते हुए वो गोया उसे अपने तेम हौल ना खबर सुना रहा था। काश ऐसा हो जाता कि इस तरह सही जान तो छूट जाती तुमसे। उसका दिमाग कमो गुस्से की जाति से उबल रहा था, मगर मुस्तकीम एकदम साकत हो गया। इतनी नफरत करती हो मुझसे? खासी देर बाद जब वो बोला तो लहजा अजीब सा था। दिया ने आग उगलती निगाहों से उसे देखा और होंठ से कर बोले, कैसे यकीन करोगे? उसका लहजा तंज की आग में झंझला हुआ था। मुस्तकीम उठकर बैठ गया, इतनी अपनी जीन्स की जेब में हाथ डाला और एक नस्बतन छोटा मगर जदीद रिवॉल्वर निकालकर उसके आगे बिस्तर पर फेंक दिया। ये लोडेड है, शायद इस वक्त इसमें 4-5 गोलियां हों। तुम्हें इजाज़त है तो मुझे मार कर ही हद पूरी कर लो। वो खतरनाक हद तक संजीदगी से बोला। दिया ने नफरत से सर झटका। मुझे अगर ऐसा करना होता तो फिर खुद को तुम्हारे हाथों पाँव माल नहीं होने देती। मुस्तकीम के चेहरे की रंगत में तगीर होने लगी। उसने बहुत बेदर्दी से होंठ काटे थे। मैंने निकाह किया है तुमसे दिया, उसने जैसे अपना दफा किया। हाँ, गन पॉइंट पे। वो फंकारी और मुस्तकीम लाजवाब होकर रह गया। वो इसी घुसीले मोड में कमरे से निकल गई, किचन में आकर नाश्ता तैयार किया और दोबारा कमरे में आ गई। वो करवट के बल लेटा शायद सो रहा था। वो चादर और जूते पहनकर बाहर आ गई। यहाँ फितरी हसन चा बचा बिखरा हुआ था। सरो कमत सरसब्ज़ो शादाब दरख्त, हरी भरी घास, ढेर सारे जंगली फूल, ताहत निगाह फैली हरियाली, परिंदों की सुरीली आवाज़ें, फूलों की भीनी भीनी दिलफरेब खुशबू, सबसे बढ़कर तन्हाई और खामोशी। वो एक दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ गई। दिल बेहद उदास था, आंखों के गोशे नम होते जा रहे थे। ज़िंदगी का ऐसा रुख सामने था जिसका हर पहलू तकलीफ हुआ था और वो खुद को फरामोश की चादर ओढ़ने की कोशिश में हल्कान हुई जाती थी, मगर हकीकत के कर्मनाक हर तरह से अपना एहसास बख्शती थी। उसका जी चाहा किसी मेहरबान का कांधे पर सर रख के बहुत सारा रोए। सुकून, नींद, सब कुछ हराम हो गया था। कभी कभार ये बेबसी ऐसी मुतमइन एहसास में डालती है कि उसका जी चाहता सच मुस्तकीम को कत्ल कर दे। कैसा नफ्स परस्त इंसान था, खुदगर्जी, सफाकी और बेहसी की इंतहा थी। जुल्म शक्की की महज अपने गरूर की बल्कि मर्दानगी के गरूर की तस्कीन की खातिर पसंदीदा हस्ती को जैसे बुन सका हासिल कर लिया। मलकियत का ठिकाना लगाकर अपने सुनहरे पिंजरे में कैद कर लिया। फतह के इजहार के लिए गरूर की हद बरतरी की इंतहा के एक जीते जागते वजूद को इस्तेहाक की बेड़ियों में जकड़ कर बेबस कर दिया जाए। ये मलकियत का ज़ालिमाना तरीका ही उसे वहशत ज़दा कर रखता, नफरत पे उकसाता रहता। रोने के लिए जगह कुछ ऐसी महफूज और मुतासिर कुन भी नहीं कि तुम जब जी चाहे मुँह उठाकर यहाँ चली हो। और बता चुका हूँ, ये जंगल खतरनाक और खूंखार किस्म के जानवर से भरा पड़ा है। सूखे पत्तों पर पहले उसके कदमों की आहट उभरी थी, फिर खफा सी आवाज़ दिया, झंझला कर पलटी। तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते हो? अल्लाह से इल्तहा करो, वो समीउल दुआ है जो खोल कर बददुआएं दो। इस बार बच गए हैं, अगली बार ना बच पाएँ, हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। उसके हद तक अमीज़ अंदाज पे जॉबर वो भी गसीले मोड में बोला। तो दिया ने इसे लगती हुई नजरों से उसे देखा। अगर मेरी दुआओं में असर होता तो आज यूँ किस्मत को ना रो रही होती। उसकी बात पर मुस्तकीम ने होंठ भेजकर खुद पे जब्त किया, फिर तौक़ुफ़ से धीमे लहजे में बोला था, अंदर चलो प्लीज़, मैं बहुत थका हुआ हूँ, इस वक्त यहाँ तुम्हारा पहरा नहीं दे सकता। तो मत जाओ, तो मत दो, जाओ सो जाओ जाके, मैं अभी नहीं जाऊँगी, कर लो जो कर सकते हो। होंठ से कोट कर नखुआ से बोली। तो मुस्तकीम ने हारे अंदाज में ठंडा सांस के चक्कर तो बहुत कुछ कर सकता हूँ मगर करना नहीं चाहता। ठीक है जालिम लड़की, बैठो जब तक तुम्हारा जी चाहे, मजबूरी है। दिल का मामला जो है वो उसके ऐन सामने सफ़ेदे के चौड़े तने से टेक लगाकर टांगे सीधी करके तकरीबन नीम तरास हो गया। जबकि दिया एक पल को शदीद रह हुई थी। वह गर्म कपड़ों पे स्वेटर और शाल पहने थी, फिर भी सर्दी इतनी शदीद थी कि गोया हड्डियों में मौजूद गोदे को भी हम जमा रही थी। मगर वो इस वक्त जीन्स पे सिर्फ बुनियान पहने हुए था, यानी जैसे था वैसा ही उसकी तलाश में उठकर चला आया था। यकीनन सर्दी तो उसे भी लग रही होगी, मगर क्या ये मुझसे वाकई मोहब्बत करता है? उसने पहली मरतबा उस नुक्ते से सोचा और कुछ अजीब से एहसास का शिकार होने लगी और महज उससे ध्यान हटाने को रुख फेर लिया। जाने कितनी देर बीत गई पता नहीं। वो अपना ज़ब्त आजमा रही थी या उसका। वो अब छींकने लगा था मगर इस्तेकामत हनूस अपनी जगह थी। आसमान पर बादल गहरे हो गए थे। सूरज की जो झलक नजर आई थी वो मुकम्मल तौर पर बादलों की ओट में गायब हो गई थी। हवाओं की शोर रिदा सरी भी भरने लगी
उसने खुश्क पत्तों में सरसराहट सुनी मगर रुख नहीं फेरा। मगर उस वक़्त उसके हल्क से बेसाख्ता कर्बनाक चीख निकली जब किसी दरख्त की शाख से लटकते बनमास ने एकदम उस पर छलांग लगाई। वो मदहोश सी होकर पीछे हुई तो तवाज़ुन खोकर नीचे सर के बल गिरी। मुस्तकीम चौंकने लगा था। चौंक कर सीधा और सूरत हाल समझते ही बौखलाकर बिन मांस की जानिब दौड़ा और साथ ही जेब से पिस्टल निकाल कर उससे पहले कि वो फायर करता बिन मांस तलाक़ें बच्चे बढ़ता आन की आन में दरख्तों में गायब हो गया। चोट तो नहीं लगी तुम्हें? मुस्तकीम लपक कर उसके नज़दीक आया। वो भी अभी तक बदहवास थी। मुस्तकीम ने उसे सहारा देकर उठने में मदद दी। सॉरी, पता नहीं कैसे आंख लग गई मेरी, वो मासज कर रहा था। दिया ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो उठने के बाद अपने कपड़े झाड़ते हुए खौफज़दा सी निगाहों से जंगल की सिमत देख रही थी। अंदर चलो प्लीज़। उस पर हनूज दहशत सवार था। मुस्तकीम ने ढारसमंद दाने को अपना हाथ उसके सामने पर रखा तो जाने कि इस जज्बे के तहत वो उसके नज़दीक हो गई। मुस्तकीम ने खुशगवार हैरत में घर कर उसे देखा और फिर मगर वो मतवजा नहीं थी और कुछ सहमी हुई थी। मुस्तकीम ने उसे बाजू के हल्के में समेटे अंदर लाया था मगर वो अपने कमरे के दरवाजे पर रुक गई थी। तुम अंदर जाओ, मुझे किचन में कुछ काम है। वो उसकी तरफ देखे बगैर आगे बढ़ गई। ट्रे में नाश्ते की लवासमत सेट करते उसने ताज़ा चाय बनाई थी। जिस वक्त वो ट्रे समेत अंदर आई तो मुस्तकीम कंबल में दुबका तकरीबन गनूदगी में चाह चुका था। उसने ट्रे टेबल पर रखकर उसका कंबल खींचा। मुस्तकीम ने सुर्ख दुखती हुई आंखें जरा खोलकर उसे देखा। नाश्ता कर लो, पहले फिर सोचा ना। वो उसकी तरफ से नजरें चुरा कर बोले। मुस्तकीम ने सर को नफ़ी में जंबिश दी थी। मुझे सोने दो, बस बहुत थकन है, पहले नाश्ता कर लो। तुम्हें बुखार कब से है? अब की मर्तबा उसने सारा कंबल घसेट लिया। मुस्तकीम को नाचार उठकर बैठना पड़ा। पहले जख्म लगाती हो फिर मरहम रखती हो, बहुत अनोखी हो तुम। उसके हाथ से मग लेते हुए वो उसे देख कर हंसा। दिया जाने क्यों जज्बसी हो गई, उसकी समझ में नहीं आया उसे हमदर्दी किस जज्बे के तहत किया। तुमने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? वो अपना ध्यान हटाने को बोली। मुस्तकीम सलाह सांतों से काटते हुए चौंका। कौन सी बात? उसकी सर्क डोरों से झज्जी ख्वाबनाक आंखों से में इससे जाब था। तबीयत कब से ख़राब है? जब से तुम्हें देखा यार, मैं समझता था तुम्हें हासिल कर लूँगा तो दिल करार पा लेगा, मगर ये भी अजीब पागल सा है। देखो अब तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी त्वचा और चाहत का तलबगार है, कोई बात करने की दीवाने का ख्वाब है। वो भी फिर संजीदा होने लगा, पटरी छोड़ने लगा। दिया ने उसे खफकी से देखा, फिर फजूल गोई। हाँ, तुम तो फजूल गोई ही समझोगी। वो क्या कहा था कि शायर ने, और खूब कहा था, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तुमसे बात करना तो गया, पत्थर से सर फोड़ना है। दिया झंझला कर उठ गई। वो झंझला कर उठने लगी थी जब बड़ी सरह से मुस्तकीम ने उसका हाथ पकड़ लिया। तवज्जो ही हमदर्दी और ये एहसासमंदी। यार अगर मैं खुशफहम नहीं हूँ तो ये मोहब्बत की इब्तिदा तो नहीं। वो सर खुजाकर मगर रोशन आंखों में आस के कितने दीप जला रहा था। दिया ने हॉर्न खींच लिए। वो कितनी देर मुंतज़िर रहा मगर वो कुछ नहीं बोली, यहाँ तक कि मुस्तकीम की आंखों में जलते उसके आस के सारे दीप एक एक करके बुझ गए। वो दोपहर का खाना बनाकर उसने बशीर को बता दिया। बशीर खाना दूसरे कमरे में दस्तरखान पे लगाता था। वो बहुत कम अमानत वगैरह के सामने जाती थी। जब से वो यहाँ आई थी उसके हिस्से की तरफ वो सब भी खाने से एहतियात बरता करते थे। बशीर को भी वो ज़रूरत के वक्त आवाज़ देती तो वो इधर आता, वरना वो भी दूसरे हिस्से में होता था। गीले हाथ भट्टे के पल्लू से खुश करती वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो मुस्तकीम को हनूज सोते पाकर उसे अजीब सी वहशत होने लगी। दिन ढल रहा था। वो सुबह का सोया हुआ था। उसने आगे बढ़कर उसे आवाज़ दी तो मुस्तकीम ने भारी आवाज़ में हंकारा पड़ा। उसे किस कदर सुकून का एहसास हुआ। अब कैसी तबीयत है? उसने बेख्तियार पूछ लिया मगर फिर बचताई। कुर्बत की तेरी प्यास है, वैसे तो ठीक हूँ। अगर एक दर्द दिल के पास है, वैसे तो ठीक हूँ। अगर हो कुछ उम्मीद तो हो जाऊँ पुरसकून। एक बेवजह सी आस है, वैसे तो ठीक हूँ। उसके लहजे में खफीफ सी शोखी के साथ एक अनकहा सा दर्द भी था। दिया ने कुछ ध्यान से उसे बगौर देखा। उसका लहजा, उसका अंदाज गुफ्तगू, उठने का, बैठने का अंदाज रबा से चौंकाता था। पढ़े लिखे लगते हो, अपनी क्वालिफिकेशन बताओगे? मुझे एक कप चाय मिल सकती है? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। अपनी बात का नज़रअंदाज करते हुए होता देख करो फ़ौरन चीख हो गई। वो आहिस्तगी से मुस्कुराया। हुआ बीवी तो हो ना जिस पे मुझे शर्मिंदगी है। वो फंकार कर बोलती। मुस्लिम का चेहरा कुछ फीका सा पड़ गया। एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाले बगैर उठकर कमरे से निकल गया। दिया बाद में कितनी देर सी लगती रही सालन भूनते हुए। इस एकदम जोर की अबकाई आई थी हांडी के नीचे। आँच भी धीमे किए बगैर वो मुँह पर हाथ रखकर किचन में ही सिंक के ऊपर झुक गई। सुबह कुछ ऐसा खास खाया पिया भी नहीं था। उसके बावजूद कैब के रुकने में नहीं आज दिया को लगा उसकी अंतड़ियों भी शायद मुंह के रास्ते से बाहर आ जाए। बशीर जो कि
काम से घर से उधर गया आया था उसे यूं बेहाल देकर उल्टे कदमों से भागा। अगले चंद लम्हों में ही मुस्तकीम किस कदर बेदवासी के आलम में दौड़ते कदमों से उस तक आया था। वो यूं ही सिंक पर झुकी हुई थी। दिया, क्या हुआ मेरी जान? उसने पीछे से उसकी तरफ उसके वजूद को बांसों के घेरे में लेकर अपनी तरफ रुख फेरा। सुर्ख चेहरे का आंसू से जल थल था। वो लम्हों में जैसे निचड़ कर रह गई थी। मुस्तकीम ने अपने हाथों के पुष्ट उसकी आंखें और गाल पहुंची। तबीयत ठीक नहीं थी तो क्या जरूरत थी यहाँ खड़े होकर काम करने की? इतनी बार मना किया तुम्हें? उसे अपने साथ लगाते हुए नरमी से चलाया। दिया को बेहद नकाहत महसूस हो रही थी। अंदर चलो। वो उसे यूं ही साथ लगाए पलटा तो दिया ने बेहतर कमज़ोरी से मज़ाहमत की। नहीं, सालन जलने जाएगा। अब वो मैं ठीक हूँ, ऐसा तो कुछ दिनों से हो रहा है। इट्स ओके। उसके बाजू हटाकर वो नहीं से आवाज़ में बोली। तो मुस्तकीम उस दौरान पहली बार ज़ोर से चौंका और बगौर से देखा। क्या हो रहा है? कई दिनों से यानी तुम दो यानी वॉमिटिंग? वो कुछ बेचैनी, कुछ इश्तियाक की मिली जुली कैफियत के ज़ेर असर बोला। तो दिया ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिए बगैर सर को इस बात पर जंबिश दी। एकदम जोश मुसर्रत से मुस्तकीम के रफ्तार तमतमा उठे। और क्या महसूस करती हो? मसलन चक्कर वगैरह? वो उसे थाम कर ज़बरदस्ती अंदर ले आया था। दिया उसके सवाल पे चौंक गई। हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता? मुझे तो पता है मेरी जान, तुम मेरे बच्चों की माँ बनने वाली हो। वो उस खुशनमात से झूम गया, जबकि दिया के सांप पे जैसे कोई ताकतवर बम फटा था। वो एक सख्ते की कैफियत में फटी फटी आंखों से उसे तकती चली गई। मुस्तकीम उसके पथराए अंदाज पे ध्यान दिए बिना एकदम उठा। मैं सबको बताता हूँ, आज से जश्न होगा। वो और दिया का सकता एकदम छन्नाके से टूट गया। बात सुनो, अभी क्या कहा तुमने? उसने दरश्ती से इस्तफसार किया। उसे अभी गोया अपनी समातों पे शबा था। मुस्तकीम उसे खुशी के अंदाज में मुड़ा और उस पर ध्यान दिए बगैर उस जोशी से उसके नज़दीक आ गया। तुम्हें भी अच्छा लगा ना? हाँ, ये खबर भी वैसी है कि एक बार सुनने को जी चाहा तो सुनो। माई स्वीट हार्ट, यू आर प्रेग्नेंट। वो उसकी घबराई सटपटाई आंखों में झांक कर हंसते हुए बोला। दिया बेचान होती टांगों के साथ एकदम खड़े से नीचे बैठती चली गई। मुस्तकीम उसके चेहरे की पीली पड़ती रंगत को देख कर घबरा गया। दिया, और ये ओके? तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है? वो उसकी यखलत सर्द पड़ जाने वाले हाथों को अपने हाथों में लेता हुआ बोला। वह एकदम दीवानों की तरह उसे पकड़ कर जोड़ने लगी। मैं दिया, ये सच नहीं चाहिए मुझे बचा। वो मैं एक डाकू अब एक लुटेरे की नस्ल को नहीं बढ़ा सकती। मुझे एक संपोला नहीं जानना। क्या बनेगा वो बड़ा होकर? एक चोर? क्या पहचान होगी उसकी? एक लुटेरे की औलाद। वो इतनी वहशत, इतनी बेहसी से रोई कि मुस्तकीम को उसे संभालना दुश्वार हो गया। वो खुद उस पल शदीद ज़हनी कर्ब से दो चार हो गए थे। दिया के अल्फाज नकीले खंजर की तरह उसके रग जहाँ में उतरे थे और बेदर्दी से ज़ख्मी कर गए थे। होंठ भेंट से जपत के कड़े मराहल तय करते पे उसने भपरी हुई मौज की तरह तड़पती मचलती दिया को अपने बाजों में भेंचा और बिस्तर तक ले आया। और वो रो कर बिल्कुल निढाल हो गई थी। जब भी उसके बाजों में नीम बेहोशी होकर झूल गई। मुस्तकीम ने एहतियात से उसे बिस्तर पर लटाया और कंबल ओढ़ा दिया। वो चेहरे पे आंसू के निशान लिए हिचकियाँ बढ़ती रही। मुस्तकीम उसे देखता हुए अजियत का शिकार होता रहा। फिर आस्तीकी से पलटा तो अंदाज में थक कर नुमाया थी। ऊंचे ऊंचे दरख्तों के पत्ते सर्द हवा के झोंकों में सरसराते तो रात के सन्नाटे में अजीब सा शोर पैदा होता। वो इतना मुस्तरब था कि उस कस्बों की सर्दी का भी कोई एहसास बाकी नहीं रहा था। दिया कि शादीद रद्दअमल ने एकदम से शिकस्ता कर डाला था। उसे लगा यक ही वो जीती हुई बाजी हार गया है। शायद ज़बरदस्ती की जीती भी कभी भी राहत का सामान मुयसर नहीं करती। वो भी बेहद मसमल होता। होंठों में दिया दबा सिगरेट सलग कर ख़त्म हो रहा था। सारी रात गुजर गई थी। सूरज अब धीरे धीरे अफक से नमदार हो रहा था। यह बस्ता फिज़ा में कहर भी था। वो वहाँ से निकलकर झील किनारे आ गया और सतह पे हुआ कि तंदी से पड़ने वाले फुहार देख गया। तभी वो अपने पीछे आहट महसूस की, मगर पलट कर नहीं देखा। तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? मुस्तकीम अमानत की आवाज़ में तहीर थे। मुस्तकीम ने जलती आंखों से मीच ली। अमानत ने बकौर से देखा। डिस्टर्ब लगते हो, हालांकि होना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स, एक खूबसूरत और पारसा बीवी तो है तुम्हारी। अमानत ने दांत सा छेड़ा और उसके चेहरे पर मौजूद अजियत गहरी हो गई। ऐसा बहुत कुछ हो जो हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए था अमानत, लेकिन वो हमारी रज़ा के बगैर भी हो जाता है। उसने जेब से सिगरेट निकाल कर सिलकाई। भाभी की बात कर रहे हो? अमानत ने मुस्कुराकर उसकी सूरत देखी, लेकिन फिर किसी कदर हैरत से बोला, मगर यार अब वो एडजस्ट कर रही हैं। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा सब कुछ। ठीक नहीं होगा? मैं भी उस खुशफहमी में मुब्तला था। मगर रात उसने बात अधूरी छोड़कर अब एकदम होंठ भींच लिए। रात क्या हुआ? झगड़ा हुआ है तुम्हारा उनसे? मुझे अफसोस है, मुझे अपनी ज़ाती का एहसास उस वक़्त हुआ जब असाले का वक़्त गुजर चुका। क्या मतलब है? अमानत को तहीर ने आन लिया। वो आंखें फाड़ कर उसे तकने लगा। ये वो मुस्तकीम तो नहीं था जिससे वो वाकिफ़ था। अकड़, मुज़द्दी, मगरूर और हट धर्म, जो सिर्फ अपनी मनवाना चाहता था। मगर उसकी एक लड़की की वजह से उसने अब तक उसे कैसे ना बदलते देखा। क्या मोहब्बत इतनी ही बाकमाल जज्बा है? उसने हैरत से सोचा। वो प्रेग्नेंट है, मगर वो मेरे जैसे आदि मुजरिम लुटेरे के बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती। मुस्तकीम ने
भेजी हुई आवाज़ में कहा। अमानत ने उसकी आंखों को देखा। वो इतनी सुर्ख थी कि लगता था अभी उनसे खून टपक जाएगा। वो कुछ कहे बगैर चुप सा हो गया। आओ अंदर चलें, पता नहीं कब से यहाँ बैठे हो, अपनी रंगत देखो नीली हो रही है सर्दी से। तुम चलो मैं आता हूँ, मुस्तकीम ने कहा तो अमानत बेबस सा होकर उसे तकने लगा। जानता था वो इसकी बात नहीं मानेगा, चाहे वो अपना सर पीट ले। वो करवट के बल बेड लेटी थी, आंखों से बहते आंसू तकिए भगो रहे थे। वो जब हल्की सी आहट पे उसने बेसाख्ता गर्दन मोड़ी और हैरत वगैरह यकीनी से साकन हो गई। दादी मुस्कुराते हुए दोनों हाथ फैलाए खड़ी थी। वो अपनी जगह से उठी और एक ही जसद में उनके बाजों में समा गई। दिल भर आया और वो बेसाख्ता हिचकियों से रो पड़ी। दादी उसके सर को सहलाती रही, आंसू पूंछती रही। आप कहाँ चली गई थी दादी? उसने उनका हाथ थाम लिया और मुस्कुरा दी। मैं कहाँ गई थी? तू मुझे छोड़कर चली गई थी, याद नहीं? वो मुझे लेकर गया था ज़बरदस्ती में। कब जाना चाहती थी? वो उसके आंसुओं में रवानी थी। दादी ने नरमी से उसकी आंखें पहुँचती। बस बस, अब रोना नहीं है। मेरे आंसू कभी नहीं खुश्क हो सकते दादी। किस्मत ने मुझे एक मुजरिम की साथ का हिस्सा बना दिया। मुझे बहुत नफरत है उससे। ना बेटिया, नफरत मुजरिम से नहीं जुर्म से होनी चाहिए, दादी ने टोका। और वो उसकी अनोखी मतलब पे हैरान हो गई। मैं तुमसे बहुत खफा हूँ। दिया थी रोशनी का जरिया, तो अंधेरे में कैसे ढल गए? जी, उसे शाख लगा। उनकी गोद से उठकर सीधी बैठ गई और कुछ न समझने वाले अंदाज में उन्हें देखा। पुत्र, जब खुदा किसी बंदे को अपनी तरफ मतवज्जा करना चाहता है या अपने करीब करना चाहता है तो उसके खालिस और बड़े काम कर बड़े काम लिया करता है। तुमने ये क्यों सोचा कि तुम्हें किसी की हिदायत के लिए चुना गया है? वो तुम्हारी मोहब्बत में बेबस हुआ था। तुम उसकी मोहब्बत का फ़ायदा उठाकर कोई भी ऐसा काम ले कर सकती हो जो उसे अंधेरों और पुरखार रास्ते से वापस ले आता है। उल्टा तुमने खुद भी हिदायत की रोशनी से मुँह फेर लिया। ये थी मेरी तरबियत। दादी सवाल पे सवाल कर रही थी। वो उस काबिल में नहीं थी कि उन्हें कोई जवाब दे ही नहीं देती। वक्त गुजरा नहीं दिया। अपने हिस्से का काम इंजाम दो पुत्र, और अब के हुजूर आजमाइश में सुरखरोई हासिल करो। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। दादी ने उसका सर थपका था, माथा चुमा और एकदम जाने कहाँ चलेगी वो तड़प कर उठ गई। दादी वो हड़बड़ाकर बिस्तर से निकली और बेकरारी बेताबी से दरवाजे की सिमत भागी और अंदर दाखिल होते मुस्तकीम से टकरा कर गिरने को भी थी जब मुस्तकीम ने बेख्तियार उसको सहारा दिया। रो रो कर सूची आंखें, मतूरम चेहरा, वो पसीने में भीगी हुई थी और बुरी तरह कांप रही थी। क्या हुआ? कहाँ जा रही? उसे अपना आप छुड़ाकर फिर से दरवाजे की जानिब लपकते देखकर मुस्तकीम ने टोका। दादी, अभी दादी आई थी मेरे पास, फिर पता नहीं कहाँ चली गई, उसने भीगी आवाज़ में कहा था। तो मुस्तकीम ने ठिठक कर उसे देखा। तुमने ख्वाब देखा होगा, वह यहाँ कैसे आ सकती है? मुस्तकीम ने नरमी से समझाया, फिर उसका हाथ पकड़कर बिस्तर पर बिठाते हुए बोला, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब की मर्तबा दिया ने जवाब नहीं दिया और मुंह पे हाथ रखकर सिसकियां दबाने लगी। मुस्तकीम होंठ भेजे उसे देखता रहा। तुम यूँ खुद को हल्कान मत करो, अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं इसमें सुबह से तुम्हारी जान छुड़ा दूंगा। डोंट वरी। वो तेज़ कदमों से चलता बाहर निकल गया। बहुत दिनों के बाद उसने गुस्ल किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। दुआ को हाथ उठाए तो आंखों की पूरे सितारे लटाने लगे और वो कितनी देर आंसू बहाती रही। दादी कहती है, मैं दिया हूँ, रोशनी दिया मेरा काम है, बल्कि फ़र्ज़ है, मगर कैसे? मेरे अल्लाह, मुझे रास्ता समझा, मैं बस तेरी मदद की तलबकार हूँ, मेरी मदद फरमाओ। उससे मुंह पर हाथ फेर कर नजर उठाई तो मुस्तकीम को अपनी तरफ कुछ हैरत से तकते पाकर पहली मरतबा उसका दिल धड़का और पलके लड़कर हया आमीज़ अंदाज से आरज़ुओं पर साया फगन हो गई। ये ले लो प्लीज़। उसने एक छोटा लिफाफा उसकी सिमत बढ़ाया, जिसे छामते हुए उसकी आंखों में उलझन तैरने लगी। क्या है ये? उसके इस्तेमाल से उस नासूर से छुटकारा मिल जाएगा जो तुम्हारे वजूद में पल रहा है। वो संजीदा था। लिफाफा दिए के हाथ से छूट गया, रंगत हल्दी की तरह पीली पड़ गई। मुस्तकीम जहर खन से बोला, डोंट वरी, उसमें ऐसी नुकसान वाली कोई चीज़ नहीं, बहुत महंगी दवा है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दिया ने धुआं होते हुए चेहरे की तरफ रुख मोड़ लिया। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो कल डॉक्टर के पास चली जाना। और मुस्तकीम, प्लीज़ लीव मी अलोन। वो भेंची आवाज़ में चीखी। मुस्तकीम ने होंठ भेज लिया। कुछ देर उसे देखता रहा, फिर एक झटके से पलट कर चला गया। जबकि वो कांपते हाथों से चेहरा ढांपे बेआवाज़ रो रही थी। वो खामोश खड़ा बरसती बारिश को देखता रहा। बारिश के कतरे जो कितनी जोश और जज्बे में ज़मीन की तरफ लपकते थे, मगर धरती के सीने पर लगते ही अपना वजूद खो बैठते थे। उसकी ज़ात, उसकी मोहब्बत भी ऐसे ही माया बेवकत थी। उस पर बारहा साबित हुआ था, मगर वो कितना अहमक था कि फिर भी उसी शौक़ से उस कठिन राह पे भागा जा रहा था। मगर अब वो एकदम से टूट फूट गया था। एक एक करके उसे वो सारी अजीतें फिर से महसूस होने लगी थी। उसने सही थी, उसे सिगरेट लबों से निकाल कर बारिश के पानी में उछाल दिया। वो गीला होते हुए ही बुझ गया, मगर उसकी आंखें और दिल में जलते भड़कते शोले बिछने की बजाय अपनी लो तेज़ करने लगे। वो उसे लुटेरा कहती थी, गाज़ब समझती थी। क्या वो हमेशा से लुटेरा था? क्या वो हमेशा से गाज़ब था? नहीं, यकीनन नहीं। हमेशा हालात की संगीनी, वाक़यात की सफाकी इंसान को कुछ से कुछ बनाया करती है। वो यानी कुछ से कुछ होता चला गया था, तो उसकी वजह यही वाक़यात और हालात थे। तपते हुए जून की एक सख्त तरीन दोपहर थी। सूरज का तख्ता गोला ऐन सरों के ऊपर चमक रहा था। तेज़ धूप दरख्तों की जड़ों तक को गरमार दे रही थी। उस पर गाँव की गलियाँ अक्सर सुनी होती हैं, कहीं
कहीं इक्का दुक्का कोई बुढ़ा किसी पेड़ के छाया में चारपाई बिछा ऊँगता नजर आ जाते तो आ जाए, वरना माएँ अपने बच्चों को घरों में घुसाए ना सिर्फ खुद सोती बल्कि बच्चों को भी ज़बरदस्ती सुलाती। मगर वो तो मौजूद था ना, जब बकौल अपनी नानी के बहुत ही बीबा बच्चा था। उसे खेलने से शफफ ना न लड़ने भड़ने से, वो तो बस पढ़ाई का शौकीन था। उस पल भी वह नीम की गहरी छाँव में बैठा था, स्कूल का काम निपटा रहा था। छुट्टियों के काम कर जिसे उसकी मोतियों जैसे लिखाई से भरता जा रहा था। फिजा में अचानक ढोल ताशों की बेहंगाम आवाज़ से चकस बनाई थी, और फिर हर आवाज़ पे गालिब होती चली गई। तो गलियां पार मोचियों की बेटी की बारात आ रही थी। अभी सुबह ही तो नासिर ने उसे बताया था, उसके वाहिद दोस्त ने, अम्मा के आंख बचा कर निकल लेना, पैसे लूटेंगे। मौजू और नासिर को पैसे लूटने का बहुत शौक था। उन लूटे हुए पैसों से वो कंचे और घटी गोलियां खाया करते थे, वरना अम्मा तो चूने मांगते भी पर भी बेदराई ढंग के रख दिया करती थी। नासिर उसे इससे वादा लेकर ही डरा था, मगर पढ़ाई लिखाई में मगन होकर वो अक्सर भूल बैठा था। अब ढोल की आवाज़ सुनकर याद आया तो खनकियों से आने को याद दिखा। वो नींद की झोंकों के जड़ में थी, उधर झूलती रही, कभी इधर। वो कलम में दवात रख के एकदम खड़ा हो गया। उसके उठने से बान की चारपाई चिड़चिड़ाई तो उससे सांस भी रोक लिया। अगर नानी की आँख खुल गई तो वहाँ पहुँचा तो बारात भी करीब पहुँच चुकी थी। पैसे सुन बरसे, गंदे मंदे बच्चे चप्पल को चील कूदों के तरह चपटे और धूल मिट्टी में अट गए। उनमें मौजूद नासिर भी था। मौजू और नासिर भी थे। मौजू के अंदर बड़ी तरंग थी। ज़िंदगी में पहली बार आज वो पैसे लूटने में कामयाब हुआ था। किसी हिरण की तरह कलांचे भरता वो आलू सोनों की रेड़ी की तरफ अभी बढ़ा ही था, जब उसकी तलाश में सिमत आते अब्बू ने उसे देखा था। नंगे पाँव धूल उड़ाता चीखता हुआ, बेहद गंदे कपड़े, मिट्टी से पाँव, बेरंग बाल। उनका पारा एकदम चढ़ गया। मुस्तकीम मुस्तकीम, उन्होंने चीख कर पुकारा, और पहले तो चौंका, फिर ठिठक कर थम गया। अपना ही नाम उसे अजनबी लगा था। वो तो नानी की वजह से मौजू ही मशहूर हो गया था। मुस्तकीम तो बस स्कूल में हाजिरी के वक्त आवाज़ पड़ती और वह हाजिर जनाब कहकर फिर से यह नाम भूल जाता। उसकी हम जमात भी उसे मौजू ही कहते थे। शर्म नहीं आती यहाँ ये सब करते हुए तुम्हें? अब्बू ने उसकी कलाई पर सख्ती से पकड़कर जोर का झटका दिया तो वो सहम गया। ये पैंट कोट में मुलबुस बाबर टाइप आदमी उसका बाप था। उसने हमेशा उन्हें गुस्से में ही देखा था। वो बहुत कम घर आते, जब भी आते किसी न किसी बात पे झगड़ाने लगते। उसकी माँ भी जहल जाती, उसकी आंखों से खौफ छलकता, और मौजूद तो सांस लेना भी भूल जाता था। घर चलो, पूछता हूँ मैं तुम्हारी माँ और उसकी माँ से। तरबियत हो रही है मेरे बेटे की। उसे यूं ही सख्त से दबोचे वो घर तक आया। लकड़ी का साल खोरदा दरवाज़ा एक ठोकर से खोला। चूल्हे के आगे फूंकने से आग दहकाते उसकी माँ दहल कर मुड़ी। फिर अब्बू बहुत देर तक श्रृंगारते रहे, चीखते रहे, और गुस्से में फिल वकर नहीं उन्हें साथ ले जाने का फैसला सुनाया। वो जितना हरासा हो रहा था, उसकी माँ और नानी उतनी खुशी से फूले न समाई। नानी ने लपक छपक कर पकड़ उसे नहलाया और अच्छे कपड़े पहनाने से पहले बालों को खुशबूदार तेल लगाया, फिर पाउडर लगाकर उसका श्रृंगार मुकम्मल किया। मगर उसे देखते ही अब्बू का मिजाज बिगड़ गया। कुछ बातें सुनाने के बाद उन्होंने उसे फिर से नहलाने का ऑर्डर जारी कर दिया। अहमद चाहे लौटते, पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ। इतना भी नहीं पता तेल नहाने के बाद नहीं पहले लगाया जाता है। वो कितनी देर तक कलसते रहे, और मौजू का खून खुश्क होता जा रहा था। फिर सब कुछ बदल गया, उसका माहौल, उसका घर, उसका स्कूल भी। पहले वो शलवार कमीज़ पहनकर कपड़े थैला लगे में लटकाकर हाथ में तख्ती घुमाता स्कूल जाता था। फिर वो निकर शर्ट में रंगीन बैग लेकर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा। हर तरह के मज़े थे, बस अब्बू से उसकी जान चाहती थी। उसकी माँ उसके जितने लाड उठाती, अब्बू उतना ही खींच कर रखते। सब कुछ बदल गया, मगर उसका मिजाज अब भी सादा ही था। वो अपने क्लास फेलो से बहुत आराम से धोखा खा जाता था। शरारत किसी और की होती, पकड़वा उसे दिया जाता। उसकी सादगी और भोलेपन की वजह से बुद्धू के नाम से मशहूर हो गया था। ये दौर भी गुजर गया। स्कूल के बाद कॉलेज में आया तो उसका कद 6 फीट तक पहुँच गया था। उसकी गंदमी रंगत और बड़ी बड़ी सहरंगेज आँखों से कुछ तो ऐसा था कि लड़कियाँ दीवाना वार उसकी तरफ लपकती थी, मगर उस पर हर वक्त अब्बू का हवा सवार रहता था। जब भी किसी लड़की के नज़दीक भी ना भटकता, बल्कि उसने तो दबे लफ्ज़ों में अम्मी से कहा था, मुझे को एजुकेशन में नहीं पढ़ना। अब आप अब्बू से कहें मुझे बॉयज़ कॉलेज में भेज दें। उसकी माँ ने सुना और रफसदगी से मुस्करा दिया। बेटा क्या हर्ज है, मकसद तो तकलीम हासिल करना है ना, तुम्हारा बाप मेरे कहाँ सुनेगा। और वो खामोश हो गया था, जान गया था। उसकी माँ साल गुजर जाने के बावजूद उसके बाप के दिल में ज़रा सी भी जगह हासिल करने में नाकाम रही थी। वो उसके बाप के खाला सात कज़न थे, और उसके बाप की नहीं दादी की पसंद थी। उसका बाप अब्दुल माजिद शायद किसी अपने जैसे हसीन तरहदार औरत को पसंद करता था। जब भी उसकी माँ को उसने कभी इज्जत ना दी,
نہ دین نہ محبت۔ جب مخاطب کی کیا طنز حقارت اور نخوت سے ایک جھگڑا ہوتا، اس کی ماں کئی کئی مہینوں تک نانی کے گھر بھیج دیا جاتا۔ اس کے ادھر ادھر کے چکر میں اس کی تعلیم کا اتنا خرچ ہو رہا تھا، چنانچہ نانی نے اس کا مستقبل داخلہ گاؤں میں ہی اسکول میں کروا دیتا۔ ابو نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا، شاید انہیں بیوی کے ساتھ بیٹے سے بھی کوئی کسی محبت کا احساس نہیں ہوتا تھا، مگر ان کے طرز زندگی کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ ان کی بہن نے ان کو سمجھایا، وہ نہ صرف پڑھی لکھی تھی بلکہ عمر میں بھائی سے بڑی بھی تھی۔ تم نے اپنی زندگی کا کیا فیصلہ کیا ہے عبدالجماجد؟ ان کے سوال پر وہ سخت مایوسی کے عالم بولے، مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ اس فیصلہ تو ماں کر چکی ہے برسوں قبل، وہ تو اب مر چکی ہے، اور زبردستی صحیح تم نے ان کو فیصلہ مانا بھی تھا، لیکن اس کی سزا بیوی بچے کو کیوں دے رہے ہو؟ سزا تو میں خود کاٹ رہا ہوں، ایسی جاہل عورت پلے باندھی ہے میرے۔ وہ حسب عادت پھنکارنے لگے، سعیدہ ان پڑھ ضرور ہے ماجد، مگر سمجھدار عورت ہے، پھر سب سے بڑھ کر تمہارے بیٹے کی ماں ہے۔ اس ماحول میں لاوارثوں کی طرح چھوڑا ہوا ہے تم نے اپنے بیٹے کو، جانا ہوا تھا میرا، یقین کرو مجھے بہت دکھ ہوا۔ تمہارا بیٹا تو لگتا ہی نہیں ہے پوری طرح اس کے ماحول میں رچ بس گیا ہے، وہ بہرحال تمہاری اولاد ہے ماجد، تمہیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تمہیں اپنا پڑھے لکھے ہو کر اس بات کی سمجھ نہیں کہ ماں باپ کی لڑائی اس سے بچوں پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے، ان کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایسے بچے جن کو والدین کی طرف سے سپورٹ حاصل نہیں ہوتی، وہ اپنے بقا کی جنگ کے لیے ہر صحیح اور غلط کو اپنی اپلائی کرتے ہیں، وہ دبو بھی ہو سکتا ہے اور معاشرے کے کرپٹ انسان بھی۔ تمہارا بچہ بھی چھوٹا ہے، مگر اتنا بھی چھوٹا نہیں کہ رویے اس پر اثر انداز نہ ہوتے ہوں، وہ پیار اور نفرت کو بہت جلد معاف کرتا ہوگا، اگر ایسا ہی رہا تو وہ اپنی عمر سے پہلے کم سنی کو بھلانگ جائے گا، اور ایسے بچے کو کم سنی سے ایک دم عمر رسیدگی میں چلے جائیں۔ ان کی زندگی میں اگر سب کچھ ہو پھر بھی زندگی کی بے رنگی اور تلخی ختم نہیں ہوتی، اکیلا پن، غیر محفوظ ہونے کا احساس انہیں دل سے ہنسنے نہیں دیتا، اور آئی تھنک تم اپنے بیٹے کے لیے ہرگز یہ نہیں چاہو گے۔ ان کی بہن ان کی سوچ کا درک کر گئی تھی اور وہ واقعی لڑ گئے تھے، اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ جا کر بیوی اور بچے کو گاؤں سے لے آیا تھا، مگر ایسا کرتے ہوئے یہ بھول گئے تھے کہ بیٹے کی شخصیت کو مضبوط بنانے کے لیے انہیں اپنی پروش، اپنا انداز بھی بدلنا چاہیے، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کا بیٹا اگر کرپٹ انسان ہی بھی بنا تو دبو ضرور بن رہ گیا تھا۔ وہ 3rd ایئر میں تھا جب اس کی کلاس فیلو سمرینہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سمرینہ نے اس پہ ایسا کیا دیکھا تھا جو اس کی سمجھ لپکتی تھی، وہ جتنا بتکتا سمرینہ اسی قدر اس میں کشش محسوس کرتی۔ مجھ سے دوستی کر لو شائی بوائے۔ وہ کلاس لے کر نکل آتا اور کینٹین میں آ کر ابھی بیٹھا ہی تھا جب اس کے راستے پہ آنکھیں بچھائے بیٹھی سمرینہ نے اس کے پیچھے چلی گئی اور بنا اجازت اس کے ٹیبل پہ پراسمان ہو گئی اور اس پہ جھک کر بے باکی سے آنکھیں ماری۔ تنگ جینس پہ سفید چکن کی ڈھیلی ڈھالی شرٹ جس پہ کے گریبان کے اتنے بٹن کھلے تھے کہ مستقیم کے آسان خطا ہونے لگے۔ سمرینہ کباب مل اونر تھا، وہ اکلوتی تھی لاڈلی اور بگڑی ہوئی اولاد جو کپڑوں کی طرح گاڑیاں بدلتی تھی۔ کالج لے کر سارے کزن اس کے دیوانے تھے اور کالج کے سارے لڑکے اس کے دیوانے تھے، اور وہ مستقیم پہ مرتی تھی، کچھ بولو نا، تمہاری آواز بھی تمہاری طرح کیوٹ ہے۔ وہ بے باکی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ مستقیم کرسی پہ یوں اچھلا جیسے بچھو نے ڈگ مارا ہو۔ پلیز مجھے کسی بھی لڑکی سے دوستی نہیں کرنی، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ کس قدر سے چھوا، مگر سمرینہ کے بلند کہکے نے اسے نروس بھی کر ڈالا۔ کم آن یار، کسی دقیانوسی باتیں کرتے ہو کہ کو ایجوکیشن میں پڑھے ہو تم؟ میری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ جان چھڑا کر بھاگا۔ میں کب تک؟ سمرینہ جان چھوڑنے والوں میں کہاں تھی؟ ابو نے ایگزامز پاس کرنے پر اسے بائک لے کر دی تھی جو آج کل پتہ نہیں کیوں مسئلہ کرنے لگی تھی۔ چھٹی کے بعد وہ بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا جب اس کی ہنسی کی چنکار پہ پہلے چونکا پھر خفیف ہو گیا۔ یہ سٹارٹ نہیں ہوگی، آ جاؤ میرے ساتھ، ڈراپ کر دوں گا۔ پیشکش بہت پرکشش تھی مگر وہ اسے نظر انداز کر کے بائک سٹارٹ کرنے میں لگا رہا اور منتظر نظر سے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دوبارہ پیشکش کرتی اس وقت وہ بائک سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ زن سے اس کے قریب سے بائک لے کے اڑا، وہ کینہ توس نظروں سے اڑتی دھول کو تکتی رہ گئی۔ تب تک بچوں کے آخر اپنی توہین نے اسے تلملا کر رکھ دیا تھا، اور یہ اس سے ٹھیک ایک ہفتے بعد کی بات تھی جب عین رمجھم برستے موسم میں سمرینہ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا تھا اور وہ کافی پریشان تھی۔ اس کی گاڑی وہیں خراب ہوئی تھی جہاں مستقیم کی بائک کھڑی تھی۔ وہ کالج کی لائبریری میں اپنا کام کر رہا تھا۔ لائبریرین کے ٹوکنے پر وہ جرنل اور کتابیں اٹھاتا۔ جب عجلت میں اپنے بائک تک پہنچا تو سمرینہ اسی کی منتظر، مستقیم مجھے میری گاڑی خراب ہو گئی، پلیز ہیلپ می، سوری میں آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوں۔ اس نے رکھائی سے کہا اور بائک سٹارٹ کر دی۔ تم صرف مجھے مال تک چھوڑ دینا، میں وہاں سے رکشہ یا ٹیکسی کر لوں گی، پلیز مستقیم۔ اس کے بھی کچھ بولنے سے پہلے کہ سمرینہ نے اچک کر اس کے ساتھ بائک پر بیٹھنا چاہا مگر مستقیم نے فوراً بائک بھگا دی۔ سمرینہ گرتے گرتے بچی اور وہ بیچو تاپ کھاتے ہوئے وہیں کھڑی اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ یہ اس سے محض چند دن کی بات تھی۔ اس
उसे उस रोज़ लाइब्रेरी से कुछ किताबें इशू करवाए थे। उस सिलसिले में कुछ लेट हो गया, जबकि अम्मी को किसी शादी में शरीक होना था। उसे खुसूसी ताकीद की थी कि जल्दी आने की, मगर वो भूल बैठा था। मगर वक़्त मुकर्रर से जब वो 2 घंटे लेट वो घर पहुंचा तो अम्मी ने बेताबी से इसकी मुंतज़िर थी। तुम फ्रेश होकर खाना खा लो बेटा, फिर ज्वेलर से मेरी चूड़ियाँ ला देना। उसी इंतज़ार में बैठी हूँ। सुबह से आपा के 2 फ़ोन आ चुके हैं, अभी तक नहीं पहुँचे। क्यों नहीं? आप रसीद ले आए। मैं पहले इधर चाहता हूँ, खाना आकर खा लूँगा। और जब वो रसीद हाथ में लेकर लिए शहर के मशहूर ज्वेलर के रोशनी जगमगाते दुकान में दाखिल हुआ, उसके बिल्कुल सामने मौजूद डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलती समरीना की नज़र उस पर पड़ती और महज एक लम्हे लगा तो उसकी शानदानी दिमाग को मनसूबा करने लगे में अगले ही लम्हे में उस पर अमर पैरा हो गई थी। मुस्तकीम ने उस दुकानदार को रसीद दिखाकर चूड़ियों का तकाजा किया तो दुकानदार ने उसे नशिस्त पर बैठकर इंतज़ार करने को कहा। मुस्तकीम बैठने की बजाय घूम फिर के शोकेस में लगे खूबसूरत और चमकते दमकते जेवरात को सरसरी नज़र से देखने लगा। समरीना वहीं खड़ी ब्रेसलेट निकाल कर देख रही थी। मुस्तकीम ने बेदहानी में चलते हुए जैसे ही उसके करीब पहुंचा, उसने एक ब्रेसलेट इतनी सफाई से उस सबकी निगाह छुपा बचाकर सरस से मुस्तकीम की जैकेट में जेब में डाल दिया। वो सूरत हाल की संगीनी से बेखबर अपने आप में मगन अब झुक कर सर या कुव्वत से मजीद जड़ाओ कनगन मबूस होकर देख रहा था। सॉरी, मुझे कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आ सका। ओके फाइन, फिर कभी सही। वो कांधे झटक कर स्लेजमैन में मुखातिब हुई। उसने कांधे झुकाए थे और केस बंद करने लगा, मगर अगले ही लम्हे में एकदम चौंका था। 1 मिनट मैम, ऑफ इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ यहाँ आए। जी। समरीना जो सी सूरत हाल की मुंतज़िर थी किसी कदर तहीर से पलटी। उस केस में एक ब्रेसलेट भी था, कम है। हालांकि अभी जब मैंने आपको दिखाए थे तो क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं कि आपके चोर हूँ, मैं चोर हूँ? वो एकदम भड़क उठी। मुस्तकीम भी तो मदद हो चुका था, मगर समरीना के लिए उसके तासरात सर्द ही थे। सॉरी, मैं आपको हेल्प नहीं करूँगा रहा, मगर हमें आपकी तलाशी तो लेना होगी। सेल्समैन में बेहद स्वभाव से और मुतहद होकर बात कर रहा था। नुकसान उसकी मौजूदगी में हुआ था। ब्रेसलेट लड़की से ना मिलने में सूरत में खुमैसा उसे भुगतना पड़ा था। देखिए, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं मिस्टर। मैं एक महजब और शरीफ शहरी हूँ, एक मिल ऑनर की बेटी। मुझे क्या ज़रूरत है ऐसी घटिया हरकत करने की? वैसे भी आप शक सिर्फ मुझ पर क्यों कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं मैं ब्रेसलेट देख रही थी तो ये लड़का भी बिल्कुल मेरे बराबर खड़ा था। चोर ये भी तो हो सकता है, आप उसकी तलाशी भी लें। उसने इतनी खूबसूरती और चलाकी से सूरत हालत पलटी कि मैनेजर सेल्समैन में तसबस का शिकार हो गया। मुस्तकीम तो एकदम चक्कर आ गया, उसे अपने पैरों तले से ज़मीन निकलती। वैसे उसे मैनेजर के इशारे पर सेल्समैन ने तलाशी के पहले मरते ब्रेसलेट की उसकी जैकेट की जेब से बरामद कर लिया। वो उस हद तक सरसमिया हो गया कि अपनी सफाई में एक लफ्ज़ भी नहीं कह सका। उसकी फटी फटी निगाह शर्मीना की तरफ उठी। वो मुस्कुराती उठालती लहराती दुकान से बाहर निकल गई थी। मैनेजर ने फ़ोन किया और अगले चंद लम्हों में पुलिस पहुंच गई थी। देखिए सर, प्लीज़ ये झूठ है, मेरे खिलाफ साजिश है। मैं ओके ओए चुप कर। सबूत जेब से बरामद हो और तो उसे साजिश करार देता है। जो हवलदार के हाथ जन्नाटादार था पर उसका गाल सुर्ख हो गया। उसके एक नहीं सुनी गई और फिर भरे बाजार में पुलिस वाले जब उसे डंडे मारते हुए ले जाकर गाड़ी में बैठे, उस रोज़ एहसास ज़िल्लत के सबब वो खुद से भी नजरें नहीं मिला सका। वहीं जेल में पहली बार उसकी मुलाकात माखे से हुई थी। बकर उसकी चुप को तोड़ने की बेहतर कोशिश की थी, यहाँ तक कि उसकी हमदर्दियों में पुलिस वालों की गालियाँ भी दी और अपने लिए आए खाने व चाय वगैरह को भी पेशकश की। मगर वो तो किसी और ही दुनिया में पहुंचा हुआ था। ज़िंदगी में पहली बार उसको खुदकुशी करने का जी चाहा, मगर वो खुद पे जबर करता रहा। अब्बू को यकीनन उसकी गिरफ्तारी का इल्म हो चुका था, मगर अब्बू उसकी ज़मानत को नहीं है। अब वो जानता था अब्बू का पारा आसमान को छू रहा है, मगर गुस्सा अलग बात थी। उन्हें उसकी ज़मानत को तो क्या कराना चाहिए थी। उसने माखे से मोबाइल लेकर उसके मशवरे पे घर फ़ोन किया। उसकी बात अम्मी से हो गई, जो उसकी आवाज़ सुनते ही रोना शुरू हो गया। आप अब्बू से कहें ना, वो मेरी ज़मानत कराएं। ये कैद बहुत जानलेवा मेरे लिए। वो इतना बड़ा होकर खुद पे ज़ब्त खोकर बच्चों की तरह रो पड़ता। मिन्नतें करती हूँ दिन रात, मेरा लाल तुम्हारा के खालों में सुकून से बैठी हूँ, मगर नहीं मानते। वो तो तुम्हारी शक्ल भी देखने का रादार नहीं है। ख़ानदान में, मोहल्ले में, हर जगह तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर फैल गई। लोग अफसोस के बहाने आकर उनमें और भी इश्तिआल दिला जाते हैं हमें तुम्हारी खिलाफ बातें करके। वो इतना दिल बर्दाश्त होकर हुआ था कि मज़ीद कुछ भी कह न सके और फ़ोन बंद कर दे। सूरत हाल उसकी तवक्का से कहीं बढ़कर संगीन हो चुकी थी। अब्बू उससे उसके नाला थे और उन्होंने कभी उसे समझा नहीं था, मगर उसका ये मतलब नहीं था कि यूँ कतई ताल्लुक़ हो जाते। माखा उससे पूछता रहा कि क्या कहा घर वालों ने, मगर उसे तो ऐसी चुप लगी थी जो चूटती ही ना थी। वो मज़ीद एक हफ्ता हवालात में बंद रहा। माखे की ज़मानत हुई तो उसने अपनी वफादारी और दोस्ती का सबूत फराहम करते हुए अपना सरूर शौक़ इस्तेमाल करके उसको भी रहा कर लिया। वो उसका ममनू हुआ तो था, मगर शुक्रिया अदा नहीं किया कि ऐसी सूरत में माखा फिर उससे रास्म भराया जाएगा जो वो नहीं चाहता था। वो अपने मोहल्ले में दाखिल हुआ तो मोहल्ले के कई लोगों उसके सामना हुआ। वो उसे देख कर पहले चौंकते, फिर कतरा के गुजर जाते या फिर
اس سے ان کا غصوں کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے جو قصے کی اس کی غیر موجودگی میں اس کے حوالے سے مشہور ہو چکی تھے۔ اس کا جی چاہا ایسے سوالات کرنے والوں کا منہ نوچ لے، مگر خود پہ ضبط کرتا اپنے گھر کی جانب بڑھتا رہا۔ بند دروازے پہ دستک کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی کہ دروازہ یوں بھی بڑھا ہوا تھا، وہ اندر داخل ہو گیا۔ اتنے بڑے گھر پہ عجیب سی ویرانی پہ پہرا تھا، یوں جیسے کسی کوئی صدیوں سے یہاں بستا ہی نہ ہو۔ اس نے اپنے ہی گھر میں خود کو اجنبی محسوس کیا تھا۔ قدرے جھجکے ہوئے انداز میں امی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ امی امی، اس نے آہستہ سے پکارا۔ چائے نماز پہ بیٹھی امی اس کی آواز پہ چونکی اور اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے مڑی تھی۔ اسے روبرو پا کے اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے اور بے غیر یقینی سے ساکن رہ گئی۔ وہ آہستگی سے مسکرا دیا اور بڑھ کر خود ان سے کسی ننھے بچے کی طرح لپٹ گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اب تو مجھے لگنے لگا ہے تیری راہ تکتے میری آنکھیں پتھر ہو جائیں گی۔ امی روزاروں کی تار آنسو بہاتے ہوئے اس کے چہرے کے نقوش والہانہ انداز میں چوم رہی تھی۔ مستقیم کو لگا جس کے اندر جنموں کی پیاس بجھنے لگی ہے، وہ ایک دم آسودہ ہونے لگا۔ کیا حشر کر دے ظالموں نے میرے چاند کا، چل اٹھ، نہا دھو لے، میں تازہ کھانا بناتی ہوں، پھر آرام کر لینا۔ امی نے نرمی سے سر تھپک کر اسے اٹھایا تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھا، پر انہیں دیکھ کر شوخی سے بولا، مٹر پلاؤ بنائیے گا امی، وہاں آپ کے ہاتھ کے ذائقے کا بہت مس کیا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ میرے ساتھ کس نے کروایا۔ آپ کو یقین ہے نا امی، آپ کا بیٹا مسلم نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں اپنی صفائی دیتے ایک دم پانیوں سے بھیگ گئی۔ ارے چور کو تو گرم توے پہ بھی بٹھا کر پوچھا جائے کہ وہ چور ہے تو وہ تب بھی نہ مانے۔ ساری دنیا میں بدنامی کے اشتہار لگا کر یہاں آنے کی تمہیں جرأت کیسی ہوئی؟ میرے گھر میں کسی مجرم کی کوئی جگہ نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ابو جانے کب وہاں آ گئے تھے؟ وہ ایک دم دھاڑے۔ امی خائف ہو کر تھڑ تھڑانے کانپنے لگی۔ جبکہ مستقیم نے ہونٹ پھنچے لیے، وہ ان کے غصے کو بچا سکتا تھا، مگر یہ محض الزامات تھے، وہ انہیں حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ ابو، آپ تک جو اطلاعات پہنچی ہے وہ غلط ہے۔ میں اس کی بات ابو کا تھپڑ پڑنے کی وجہ سے ادھوری رہ گئی۔ انہوں نے ایک تھپڑ پہ اکتفا نہیں کیا، یکے بعد دیگرے اس کے چہرے پہ توان سے برساتے چلے گئے۔ وہ چکرا گیا، جبکہ امی اس کو سکتا سا ہو گیا تھا۔ اتنے فالتو ہیں لوگ جو بیٹھے تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ ہاں احمق، سمجھ رکھا ہے ہمیں، میں تمہیں شوٹ کرنے سے بھی گریز نہیں کروں گا، دفع ہو جائے یہاں سے۔ ابو سے باہر کی طرف دھکا دینے لگے تو امی اس کے اور ابو کے بیچ میں آ گئی۔ نہیں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، اسے یوں گھر سے مت نکالیں، کہاں جائے گا؟ اسے معاف کر دیں، سن تو لیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ دھاڑے مار کر روتے ہوئے ابو کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگا، مگر وہ تو اس کو بل و غیظ و غضب کی انتہاؤں سے پہنچتے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ امی کو بھی دے مارا، ان کی ناک سے خون بہنے لگا۔ خبردار، جو تم نے کبھی کوئی مداخلت کی، اس بڑھاپے میں چوٹی سے پکڑ کے گھر سے نکال دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ان کی دھمکی نے امی کو ساکن کر دیا، جبکہ مستقیم تڑپ اٹھا تھا۔ ابو سے اتنے شدید رد عمل کی اسے توقع نہ تھی۔ امی تو اس قدر سہمی ہوئی تھی گویا سانس لینا بھول گئی تھی۔ امی آپ چلیں میرے ساتھ، میں ہرگز آپ کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ وہ غم و غصے کی شدت سے کانپتا ہوا بولا، میں کچھ فیصلہ کہ یکایک ہوتے ہیں، یہ بھی ایسا ہی فیصلہ تھا۔ ابو نے خاصی تمسکراتی نظروں سے اسے دیکھا اور امی کو دیکھ کر فنکار بولے، ہاں لے جاؤ اپنی ماں کو بھی ساتھ، میں اپنے نام کی بیڑی سے اسے ذات کرتا ہوں، پھر لے جانا۔ چورا چکوں کے رشتہ دار سے میں خود کو بھی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ابو کو تکتی، امی کے پاس آ کر انہیں اپنے بازو کے حلقے میں لیتے ہوئے ابو کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دے میری ماں کو طلاق، ہم خود بھی آپ کے پاس اب آپ کے سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، آپ جیسے خود پسند ہے لوگ بس ساری زندگی اپنی ذات میں تنہائی گزارتے ہیں۔ ایک بدلے ہوئے مستقیم کی شکل میں سامنے آیا تھا۔ ابو کو اس کی ڈٹھائی اور بے غیرتی پہ غش آنے لگے۔ اس کے الفاظ پہ امی جیسے ہڑبڑا کر حواسوں میں لوٹ آئی۔ مستقیم، وہ چیخی، وہ شرم سے ڈوب مر، ماں کو اس بڑھاپے میں طلاق دلوا رہے ہو؟ بھبک کے رو پڑی، بے بسی بے کسی، ذلت اور شرم کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے وہ سخت مضطرب ہو گیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، مستقیم چلے جاؤ، میں سمجھ لوں گی تم پیدا ہوتے ہی مر گئے۔ مستقیم صدمے اور غیر یقینی سے گنگ ہو گیا، جبکہ ابو کے چہرے پہ تندر تمسخر کے ساتھ اپنے اس مقام پہ ملنے والی فتح کا احساس بھی اتر آیا تھا۔ بس سن لیا، ہو گئی تسلی، اب اپنے کالے کرتوتوں کے ساتھ شکل گم کرو۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر حقارت سے کہا۔ اس نے دھندلائی ہوئی نظروں سے پہلے ابو کو دیکھا، اس کے چہرے پہ تلخی اور درشتی تھی، پھر اس کی نگاہیں امی پہ جا ٹھہری، وہ ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپے رو رہی تھی۔ شاید اس نے انہیں دیا تھا اور اب اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے بھی اسے جانے کہا دیا تھا، یعنی اب اس گھر میں کہیں بھی اس کے لیے جگہ نہیں تھی، اور یہ احساس بہت جان لیوا تھا۔ وہ واپسی کو مڑا تھا، اس کے قدموں میں لڑکڑاہٹ تھی، دکھ کی شدید لہر اس کے اندر اتر آئی تھی۔ ابو کے ساتھ جب امی نے بھی ٹکرایا تو وہ جیسے خود سے بچھڑ گیا۔ وہ گھر سے نکلا تو شام رات میں ڈھل رہی تھی۔ محلے کے جانے پہچانے منظر کسی اجنبی کی نظر سے دیکھتا آگے بڑھتا رہا۔ وہ ساری رات چلتا رہا اور تھکا نہیں کہ روح کو تھکن وجود کی تھکن پہ غالب تھی۔ صبح ہوئی تو وہ ایک بار پارک کی بینچ پہ گر کر بے سدھ ہو گیا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی تیز شعاعوں نے اس کے چہرے کو جھلسایا ہوا۔ ایک ہی زاویے پہ پڑے رہنے سے اس کے اعصاب مفلوج ہو رہے تھے، مگر اس سے بھی شدید احساس پیٹ میں دکھتے علاوے کا تھا۔ اس نے جانے کتنے دنوں سے ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ پارک سے نکل کر وہ ایک چپر
जब वो होटल तक आ गए उसकी जेब में 20 रुपए थे। ये पैसे माखे ने ज़बरदस्ती उसकी जेब में ठोंस दिए थे कि घर जाने का किराया रख लो। वो दाल रोटी का ऑर्डर करके बांध के चारपाई पे बैठ गया। तभी अचानक इस तरह से निकल कर माखा उस पर बहुत ही पुरजोश और अंदाज में उससे बगलगीर हो गया। और शहजादे तू किधर था शेर जवाना, यहाँ लोग गालबन खाना खाने आते हैं। माखे की बरकत का अंदाज सर्द महर था, मगर माखा फिर भी खफत का शिकार नहीं हुआ। ढिठाई से हंसने का तुझे पता है शहजादे, नखरा भी बचता है तुझ पे। वो मुंह में मौजूद पान चबाते हुए बोला। उस वक्त होटल के मुलाजिम ने उसके आगे खाना रख दिया। प्लास्टिक की चंगेर में 2 तंदूरी रोटियां, ताम चीनी की प्लेट में माश की भीनी हुई दाल, जिस पे बारीक कटी प्याज डाली गई थी, साथ दही की चटनी। ओके ओए कुकर की टांगे लाया हमारे बब्बर शेर के लिए, तुझे नहीं पता ये हमारा मेहमान है। माखे ने मुलाजिम को झाड़ डाला। मुलाजिम सहम कर जी अच्छा जनाब कहा और शरत से पलट गया। उससे मुस्तकीम ने अंदाज़ा लगाया उसने इलाके में माखे की धाक बैठी हुई है, मगर उसे क्या, वो तो माखे से नहीं दबता था। वो उसे ट्रे अपनी जानिब घसीटी और खाना लगा। माखा गहरी नजरों से देखता रहा। घर वाला निकाल दिया तुझे, अंधस्वार की पड़ियाँ निकाल कर चुटकी मुँह में रखते हुए उसका सवाल इतना गैर मुतवक्का था कि मुस्तकीम का नवाला मुँह की तरफ ले जाता और हाथ उसकी जाविये पे साकन हो गया। माखे की ज़ेरक निगाह उसने उसके चेहरे पे अधरते ज़ियत के रंगों को देखा और गहरा सांस भर के बोला, मैंने कहा था ना ये दुनिया बहुत जालिम है। मुस्तकीम ने उसकी तरफ निगाह भर के देखा नहीं था गया। उसे लगा था उसे एक बार फिर किसी ने सर बाजार अरया कर दिया है। वो एकदम उठा और माखे को नज़रअंदाज करता आगे बढ़ता चला गया। सारा दिन कहर छाई रही। आसमान पे कहर बादल अर्घ होने की वजह से ज़मीन की मकीन सूरज की एक झलक भी ना देख सके। तेज़ बर्फीली हवाएं नेज़ों की मानी जिस्म में बेबस होती थी। उसका वजूद थकन और बुखार से जलता था। पिछले 6 घंटे से उसने लगातार काम किया। तो उसके सामने फैला 3 कनाल का घर की दूसरी मंजिल अभी ज़ेरे तमीर थी और उसी में उसने आज मजदूरी की थी। पेट का दोस्त ईंधन मांगता था। उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हाथ फैलाने और छीनना उसकी शरस्त में नहीं थी। ये वजह थी कि वह ये दोनों काम नहीं कर सकता था। हालांकि माखे ने समझाने के साथ साथ अपने साथ शामिल होने का मशवरा भी दिया था, मगर वो उसका राह मुसाफिर नहीं था। अभी उसने अपने मुस्तकबिल के हवाले से कुछ नहीं सोचा था। फिलहाल वह 3 वक्त की रोटी का फिक्र भी थी और इसी सिलसिले में आज मैं एक मजदूर की वजह से जान तोड़ रहा था। उस चंद घंटे की मजदूरी में उसको वाज़ेह तौर पर महसूस हो गया कि उसके साथी मजदूर से काफ़ी मशक्क़त ले रहे हैं। ईंटों से भरी रेहड़ी वो ऊपर लेकर जाता, अब तो वापसी उसकी रेहड़ी में मार्बल भी भर दिया जाता। उसे गुस्सा तो आ गया, मगर उस ज़बत खोना नहीं चाहता था। सभी हौसले और बर्दाश्त को आजमाता रहा, मगर ये बर्दाश्त ये हौसला उस वक्त का साथ छोड़ गया जब दिन भर की जान गई के बाद जुर्रत मिलने का वक्त आया। हथेली पर रखे जानने वाले 10-10 के नोटों को उसने तहीर से देखा और वो इस बात से अच्छी तरह आगाह था। मजदूर की एक दिन की दिहाड़ी 150 रुपये ये कम है। मुझे मेरी पूरी ज़रूरत चाहिए। नोट वापस करते हुए उसने तहम्मुल से ठेकेदार को मुखातिब किया। उसके चेहरे के जाविये इस फरमाइश को सुनकर बिगड़ गए। इतने मिल गए हैं ना गनीमत समझो। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि हमारे मखसूस मजदूर हैं और हम कमीशन, मगर मैं इस कैंप में शामिल नहीं हूँ तो मैं कमीशन भी नहीं दूंगा। जब काम में कमी नहीं तो मुझे अजरत भी पूरी चाहिए। उसका मुतालबा नाजायज़ नहीं था, मगर ठेकेदार को जाने उसकी अपने हक़ में उठाती आवाज़ मुश्तल कर गई। और तमीज़ से बात कर लौंडे, वरना ज़ुबान गदी से खींच लोगा। क्यों खींच लोगे ज़ुबान, तुम ज़ेर गुलाम हो तुम्हारा, समझते हो क्या अपने आप को। उसे अपनी अभी गुस्सा आ गया। खड़ी खड़ी सुनाई। ठेकेदार ने तलमला कर उसकी गिरबान पकड़ लिया और आसपास खड़े मजदूर उसके इशारे पे हरकत में आए थे। फिर हर तरफ से उस पर लातों की घूंसों और थप्पड़ों की गोया बारिश बरसा दी गई। उस तरह शायद वो ठेकेदार को अपनी वफादारी का सबूत पेश कर रहे थे। और तुझे जरूरत कैसे हुई ठेकेदार साहब से बदकलामी करने की। मुस्तकीम जितना भी शाहजोर और बहादुर होता इतने आदमी को मुकाबला नहीं कर सकता था। अगले चंद लम्हों में उसका झुलिया बिगड़ चुका था। उस वाक़े के बाद वो एक बार फिर बददिल हो गया था और ये उसकी ज़हनी उबतरी ही थी कि उस ऐसे लम्हों में जब एक बार फिर माखे ने उसे अपने साथ शामिल होने की दावत दी तो हमेशा की तरह इनकार नहीं कर सका। ये नहीं था कि दुनिया से उसे अच्छे लोगों का खात्मा हो गया था या अच्छाई रुखसत हो गई थी, मगर शायद किस्मत उसके साथ कोई खेल खेल रही थी। माखे ने उसे समझाया था, देख दुनिया बहुत ख़राब है, बिना जुर्म के तुझे मुजरिम बना दिया, तुझे लूटा, अब तो वही अंदाज़ अपना ले। अगर जीना चाहता है तो वो उसने मायूसी के हाथ इंतहाई कैफियत में उस रास्ते को अपना लिया जिस पर ना चलने की उसने खुद से अहद बांधे थे। अब अगर उसे अपनाया था तो उस लम्हे भर को भी मलाल नहीं था। वो दुनिया को वही लौटाना चाह रहा था जो उसे ना चाहते हुए भी दिया गया था। उसे अभी उस वक़्त पे दुख और अफसोस भी नहीं था कि माशरे की ना इंसाफियों और इंसानी जाविये ले बदसूरबीन पे उससे उसकी सादगी और मासूमियत छीन ली थी। उसकी शराफत को उसकी कमज़ोरी और बुस्तरी से ताबीर किया गया था तो उसे शराफत और नरमी से नफरत की हो गई थी। उस माशरे को शराफत की ज़ुबान समझ में नहीं आती थी। उसने हाथ में डंडा पकड़ लिया था
माखा अपने इलाके का बदमाश था, जगह टैक्स वसूल करता और छोटी छोटी मोटी चोरियां करता। कभी किसी से मोबाइल छीन लिया, कभी किसी राहगीर को किसी सुनसान जगह पर घेर कर रिवॉल्वर दिखाकर पैसा निकलवा लिया। मुस्तकीम भी उसके नक्श कदम पर चलने लगा। क्या ठाठ की जिंदगी थी। वही लोग जो कभी उसे आंख दिखाते थे अब उससे दहशत कर खाने लगे, बुत करने लगे। वो जहाँ से गुजरता लोग राह बदल लेते। किसी में जरूरत नहीं थी कि उसके सामने आंख उठाता। माखे और अभी साथी थे वो जो उसके अंडर थे, राजो, हसाम, सरार, अमानत। ये भी कमो पेश मुस्तकीम जैसे हालात का ही शिकार नौजवान थे, मगर माखा उसे बेहद खास समझता था। सब जानते थे वो उसे चहीता है, उसका चहीता है। माखे के ताल्लुकात बहुत बड़े बड़े लोगों से थे। हर तीसरे दिन उनके बैठक में महफिलें जमती, फिर वहशियाना खेल रचा जाता जिसमें तो मुस्तकीम ने माखे और अमानत की इसरार के बावजूद कभी शामिल होने की ज़रूरत नहीं समझी। माखे के बाद अमानत था जिससे उसकी दोस्ती हो गई थी। वो पढ़ा लिखा भी था, कुछ वक्त कुछ और आगे सिरका। मुस्तकीम ने माखे से असलह के इस्तेमाल और कराटे वगैरह की तरबियत हासिल कर ली। वो चीते की तरह फुर्तीले और लोमड़ी की तैयार था। तो उसे मुस्तकीम में अपना सारा हुनर मुंतकिल कर दिया। शेर जैसी ताकत तो उसमें मौजूद थी। माखे ने उसे अपना भी ग्रोह मान लिया। और जब एक पुलिस मुकाबले में माखा जान से हाथ धो बैठा तो उससे तमाम साथियों की मगर राय से मुस्तकीम को माखे की जगह सरदार की हैसियत दे दी गई थी। मुस्तकीम ने माखे के साहिल को छोड़कर अपने साहिल में डकैती शुरू की। उसने दोबारा बैंक लूटे। उसका शिकार हमेशा बड़े बड़े जागीरदार और सेठ होते। उसने महदूद से अरसे में अपने साथियों को मार कर दिया। पिछले दिनों पुलिस बहुत अलर्ट थी। एक दो बार तो वो बाल बचे थे। मुस्तकीम ने दास्तां उन दोनों कोई वारदात नहीं की, मगर फिर साथियों के इसरार पर मुस्तकीम ने उसकी निस्बतन छोटे दर्जे की वारदात की थी। वो भी शहर से अक्सर अलग थलग किस्बे में, मगर वहीं उससे उसकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। वो जो औरत के वजूद से बिला दर्जिक था, जाने क्या था उस नाजुक बदन पे इंतहा खूबसूरत और बावकार से लड़की में कि अपनी ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा बड़ा फैसला इतना अचानक कर गया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल के रख दी दिया की मोहब्बत उसे अपने रूम में लबस्ती महसूस होने लगी थी। ऐसी मगतानी कशिश के वो बेख्तियार हो जाता था, उसके बावजूद कि वो उससे नफरत करती थी। उसे दिया का तन पर बड़ा बुरा नहीं लगता था। वो उसे इसके रवैये में बरहक समझता था, मगर अभी जो कुछ हुआ था उसके अंदर एक साथ बहुत कुछ टूट गया था। वो अपनी ज़िंदगी के फिर उसी मकाम पर खड़ा हो गया था जब अब्बू ने उसे एक चोर लुटेरा समझते हुए अपने घर से निकाल दिया था। उस दुख से तो वो निकल आया था, मगर उसकी कर्ब के समुंदर से शायद कभी ना निकल पाता। हकीकत की कर्बान बना की और सफा की उसे छुरी से ज़िबा कर रही थी। उसका जी चाहा ज़िंदगी इतनी अहम बाजी हार जाने पे वो बच्चों की तरह इसे एड़ियाँ रगड़ कर रोए। उसने तो एक बच्चे की तरह से दिया कि आंचल में पनाह ढूंढी थी सखों और खुशियों से सुकून की चाह लेकर, लेकिन उसने अपना आंचल ही समेट लिया था। उसे एक बार फिर अपना वजूद हालात की कड़ी धूप से झलसता हुआ महसूस हो रहा था। कितनी चाह से उसने दिया कि हमरा एक नई ज़िंदगी, नए आशियाने की बुनियाद रखी थी, मगर उसे लगा था ज़िंदगी बसात पे एक बार फिर उसके महर पट गए हुए हों। दुनिया ने करवट बदल कर दरवाजे से बाहर निकाल कि वो अभी तक उसी कैफियत में साकन खड़ा था जैसे पिछले 6-7 घंटों से। पता नहीं वो थकता नहीं था या खुद अजियती का शिकार हुआ था। वो मुस्तरम हो गई। मौसम बहुत सर्द था, उसे ठंड लग रही थी। उसे हैरत नहीं हुई कि उसकी फ़िक्र हो रही है। मुस्तकीम क्यों खड़े हो यहाँ, अंदर चले, लेट जाएँ ज़रा। वो उठकर उसके पीछे आ खड़ी हुई, अपना नाजुक हाथ उसके बाजू पे रखा। सिगरेट की कश लेता मुस्तकीम ने अपनी धकती लहू रंग आँखों से उसके एक निगाह गलत अंदाज पे उस पर डाली और फिर से तारीखों में कुछ घूरने लगा। अंदाज खातिर तब्दीली हो चुका था। वो तुमसे आपके दर्जे पे फायज हुआ था। ये मामूली इनकलाब नहीं था, मगर वो गौर करता तो समझता। वो तो इस पल खुद से भी रूठा हुआ था। क्या कर रही हो? सुन क्यों नहीं रहे? अब की मर्तबा दिया उसके सामने आन खड़ी हुई। तुम सो जाओ, जाके मेरी फिक्र छोड़ दो। उसकी आवाज़ बेहद भारी थी। नहीं छोड़ सकती, आप बाहर हैं तो मुझे नींद नहीं आ रही। वो कुछ लाचारी से बोली। ये भी आम बात नहीं थी, मगर वो फिर भी नहीं चौंका। तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भी अब नींद नहीं आती? मेरी खराटों की वजह से? मेरी मौजूदगी में भी नींद नहीं आती? मेरे खराटों की वजह से अब आ जाती है। मैं आदी हो गई हूँ। मुस्तकीम ने उसे कश लेते हुए देखा और वो उसे ही देख रही थी। पहली बार उसने निगाह चुराई, बल्कि उसे देखकर मुस्कुरा दी। मुस्तकीम ने हॉर्न भेज कर निगाह का जाविया बदल दिया। तुमने मेडिसिन यूज़ की? नहीं, और करोगी भी नहीं। या क्यों? वो उसे घूरने लगा। वो बस से दूर मुस्कुराती रही। उसका जवाब मेरे पास है तो, मगर मैं दूंगी नहीं। आप खुद सोचें। वो कहकर अंदर जाने को मुड़ी थी जब मुस्तकीम ने एकदम से उसका हाथ पकड़े। तुम उस गुनाह से बचना चाहती होगी, मगर वाज़ा रहे उस गुनाह को किए बगैर तुम उस मुसीबत से छुटकारा हासिल नहीं कर सकती। और तंग कर बोली। दिया ने गहरा सांस भरा। ये वजह नहीं है? फिर क्या वजह है? बताओ मुझे। वो सबक खोकर चीख पड़ा। शायद मुझे इस दुनिया में आने वाले बच्चे के बाप से मोहब्बत हो गई। उससे शर्मा कर कहा और हाथ छुड़ाकर अंदर दौड़ गई। मुस्तकीम एक पल को होंक हुआ, फिर अगले ही लम्हे उसके हलक में करवाहट बढ़ गई। वो तनाता हुआ अंदर आया था। दिया बिस्तर पर बैठी थी, टांगे पलंग से नीचे लटक रही थी। झूठ बोलती हो तुम, बकवास करती हो, मगर सुनो, मुझे
इस धोखे में पड़ने की ज़रूरत नहीं, समझे। उसका चेहरा अपने ने फुला दिया, हाथ में खींच कर वो एकदम हंसियाने अंदाज में चलाने लगी। दिया ने मज़ाहमत नहीं की, पुरसुकून से उसकी देखती रही तो मुस्तकीम ने चलाकर उसे झटक दिया और खुद ज़ोर ज़ोर से पैर मारता फिर बाहर निकल गया। दिया की समझ में नहीं आता वो ऐसा क्या करे कि मुस्तकीम उस कठिन राह से पलट आए। मुकरिसल जैसी लकाती फितरत तह दर तह गुनाह के साथ से मंडल गई थी और बरसों की तरबियत के सारे टुकड़े मायूसी, कहर और तेज की जद में डूब गए थे। वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाती। अगर कल कमरे की सफाई के दौरान मुस्तकीम की ज़ाती चाहरे उसे ना मिल जाती जिसमें उसके वो सारे दुख रकम थे जो उसे असर और सही रास्ते से हटाने का मोहरक थे। कुछ लम्हों को तो वो खुद भी गुमसुम हो गई थी। सही मानो मुस्तकीम से हमदर्दी महसूस हुई थी। वो कमरे में नहीं था। उसने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर उसकी तलाश में बाहर आ गई। वो साथ वाले कमरे में मौजूद था। फर्शी बिस्तर पर चट लेटा, दोनों बाजुओं आंखों पर धरे। दिया को उसके अंदाज कुछ और भी परमलाल करके, मुस्तकीम आप कमरे में क्यों नहीं आए? उसके नज़दीक बैठ गया। मुस्तकीम चौंका, फिर चरपाट अंदाज में बोला, मेरी मर्जी, ये क्या बात हुई? प्लीज़ उठो यहाँ से। उसने उसका हाथ पकड़ कर खींचा तो मुस्तकीम को एकदम गुस्सा आया गया। मुझे तंग मत करो दिया, जाओ, मुझे तनहा छोड़ दो। तो आप नहीं आएंगे? कहा ना नहीं आऊँगा, वो न रूठेपन से बोला। तो दिया भी वहीं उसके बराबर कर मार कर बैठ गई। मैं ठीक है, फिर मैं भी यहीं रहती हूँ। उसने के अंदाज में तमन्ना था जिससे वजह से चला गया। ओके, फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वो गुस्से से मैं उठा था। दिया ने एकदम उसकी कलाई दोनों हाथों से जकड़ी। भाग रहे हैं वो मुझसे? उसकी आंखों में मुस्कान थी। तुमसे नहीं, तुम्हारे झूठ से, वो जतला कर बोला। दिया ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में सुर्खियां थी। कौन सा झूठ बोला है आपसे? वो बेहद संजीदा नजर आने लगा। तुम जानती हो? वह रूठेपन से कहकर दूसरी तरफ देखने लगा। क्या सबूत है आपके पास कि भाई ये झूठ है? वह एकदम रूहान सी हो गई। जवाब में वो खामोशी से घूरने लगा। आप खाइफ क्यों है मोहब्बत से? मैंने आपकी डायरी पढ़ ली है, सारे हालात जानने हैं तो आपसे बेकसूर लगे मुझे। उसने वजाहत की तो वो जहर खन से मुस्कुराते। फिर तुम उसे हमदर्दी का नाम दे सकते हो, मोहब्बत का नहीं। दिया एकदम लाजवाब होगी। मुस्तकीम की आंखों में तंज भर गया। गोया कह रहा हो मैं गलत तो नहीं समझ रहा था। जबकि वह सोच रही थी उसके एहसास से महरूम में से शिकस्ता शख्सियत को दोबारा से निखारना और उन पजीदा रास्तों से हटाकर फिर से हक और सच के रास्तों पर लाना इतना आसान तो नहीं था। वो जिस मोहर में फंसा हुआ था उसके से निकलना अगर नामुमकिन भी ना भी हो तो भी मुश्किल ज़रूर था। आपने अपनी अम्मी को भी अभी तक माफ़ नहीं किया। मुस्तकीम ने एक सर्द आह भरी, सर को नफ़ी में जंबिश देने लगा। नहीं, वो एक पक्की एहसास है, मैं समझता हूँ। अगर वो ऐसा ना करती तो शायद दुनिया की हर औरत से मेरा हमेशा के लिए एतबार उठ गया होता। आज तुम भी मेरी ज़िंदगी में शामिल ना होती, मेरे लिए हर औरत बेवफा होती। शुक्र है आपकी सोचें तो अभी तक मुस्बत है। वो हल्के फुल्के में होकर मुस्कुराई, फिर अपने दोनों कहने उसके सीने से टकाकर उस पर झुकती हुई कुछ करदर शरारत से बोली, अगर किसी रूठे हुए को मनाना हो तो क्या करना चाहिए? मुस्तकीम ने नजरें हटाकर उसके सितारों के मारे चमकती दमकती आंखों को देखा। कुछ कहे बगैर अपने जिस्म को एकदम झटका दिया। वो बेतवासन हुई और पूरी की पूरी उसके ऊपर गिर गई। ऐसे बेहद नज़दीक आकर उसकी बौखलाहट को महसूस करके जोर से हंसा। फिर दिया कि जेम्पी हुई हंसी भी थी उसकी हंसी में शामिल हो गई। उसे जान लिया था कि दिल की ज़मीन एक बार बंजर हो जाए तो फिर कोई मौसम फूल खिलाने नहीं आता। चाहे आने वाले वक्त कितनी ही मेहरबानी करे, कितनी ही दिलदारियाँ करे, दिल में जो जज्बे मर जाएं वो फिर जिंदा नहीं होते। और उसे उसके दिल को मरने से बचाना था, उसलिए भी कि वो उसकी आखिरी आस थी। क्या सोच रही हो? बिस्तर की चादर की डिज़ाइन से बेख्याली उंगली फेरते हुए वो अपनी ही कहीं सोच रही थी कि मैं गुम थी। तब मुस्तकीम ने उसे चौंका। वो पलके उठाकर उसे देखने लगी, फिर एक गहरा सांस खींचा। मुस्तकीम, आपको नहीं लगता हम एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार रहे? मुझे बहुत घबराहट होने लगी है। आपकी ज़िंदगी में कोई कमी महसूस नहीं होती? उसने बात करते करते एक सवाल दाग दिया। मुस्तकीम की आंखें शरारत से चमकने लगी। पहले होती थी जब तुम नहीं थी, अब मैं मुकम्मल तौर पे आसूदा हूँ। कुछ टाइम है बीच में, फिर हमारा बच्चा भी होगा। दिया झेम सी गई। उसके नाभि पलके हयात से लड़ने लगी। मेरा मकसद आपके दीगर रिश्तों से था। आपकी अम्मी और अब्बू, हम उनसे मिल तो सकते हैं ना? उसने डरते डरते कहा। मुस्तकीम के चेहरे पर पथरीली संजीदगी छा गई। वो वहाँ से उठकर चला गया। दिया गहरा सांस भर के रह गई। शाम के वक्त वो सो गई थी। जब भी रात का खाना बनाते देर हो गई, बिरयानी दम पे लगाकर वो किस कदर थकान महसूस करने लगी। आजकल वो बहुत थोड़ा सा काम करके बहुत भाप जाती थी। इस वक्त भी ज़रा कमर सीधी करने के ख्याल से कमरे में आई थी जब मुस्तकीम की तैयारी देखकर आराम को सरे से भूल गई। कहीं जा रहे हैं आप? ब्लैक जीन्स शर्ट में सरकसी का लंबा कद बेहद नुमाया हो रहा था। वो जानती थी जब वो लोग डाके की नीयत से निकलते हैं तभी स्याह लिबास इस्तेमाल करते हैं। उसका दिल सीने में अदम मचाने लगा। आज इम्तिहान की घड़ी आ गई थी जब उसे खुद को इस्तेमाल कर रहा था, जिसके लिए वो कई दिन से ना सिर्फ खुद को तैयार कर रही थी बल्कि खाइफ होने के साथ मुंतज़िर भी थी।
तुम्हें पता तो है यार। फिर फ़ायदे ऐसे सवालात का। मुस्तकीम ने रिवॉल्वर की चैम्बर में गोलियां चेक की और उसे जैकेट की अंदरूनी जेब में रखने लगा। एक बात मानेंगे, वो एकदम उसके सामने आ गई। बोलो। मुस्तकीम ने मुस्कुराकर गोया उसका हौसला बढ़ाया। आज कहीं मत जाए, आप मेरे पास रहें प्लीज़। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मुस्तकीम एकदम मुतफिक्र। हाँ ठीक हूँ, बस रात को तन्हाई के ख्याल से वहशत होती है। तुम दवा लेकर सो जाना, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ ही तो था। वो नरमी मोहब्बत से उसके गाल को सहला कर बोला। दिया ने बेचैन नज़र से उसे देखा। मैं हमेशा हर वक्त आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुस्तकीम वो उसके बातों से लग कर घबराई हुई आवाज़ में बोली। मुस्तकीम एक अंदर तक नहाल हो गया। मैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हारे पास नहीं होता हूँ, डोंट वरी, मगर जानू कब काम तो को भी तो वक्त देना होता है। आप ये काम छोड़ दो मुस्तकीम, मेरे दिल को हर वक्त धड़का लग रहा रहता है। ये छोड़ दूँ तो फिर और क्या करूँ? वो ज़ख्मी अंदाज से मुस्कुराए। कुछ भी लेकिन ये नहीं, प्लीज़ प्लीज़। मुस्तकीम वो बाकायदा रोने लगी। मुस्तकीम के साथ कशीदा होने लगे। मैं एक और देखे हाल में फंस चुका हूँ दिया, जिससे चाहूँ भी तो रहाई मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन है। मुस्तकीम आप बहुत देर तो करें उसके अंदाज में बेकरार। तो मुस्तकीम के चेहरे के असलात एकदम तन गए। तुम बेवकूफ़ हो, कुछ नहीं जानती, उसने सर झटक कर कहा। आप मेरी बात नहीं मानेंगे? दिया ने कुछ मायूसी कुछ खुफी से देखा। मजबूरी है, नहीं मान सकता, ठीक है। आप फिर मैं भी आपकी बात नहीं मानूंगी। वो एकदम बच्चों की तरह रूठ सी गई। मुस्तकीम को हंसी आ गई। ना माना, मैं ज़बरदस्ती कर लिया करता हूँ, मैं तुम जानती हो। वो शरीर किस्म के मुस्कान से बोला। तो दिया का चेहरा हजाब से सुर्ख हो गया। तो मुस्तकीम ने जब बहुत दिलचस्पी से उसके चेहरे के रंगों को देखा, फिर गहरा सांस भर के उसे हाथ हिलाता हुआ चला गया। अपने उस नाकामी पे दिया का दिल बुरी तरह भर आया। वो बेआवाज़ रोए गई। एक बार फिर वो कामयाब और फरहां लौटे थे, मगर दिया का मूड बेहद ख़राब था। उसके ख्याल में गलती नहीं थी, गलती का दोहराना गलती था। मुस्तकीम ने जितनी बार भी उसे मुखातब किया, वो मुँह फैलाया उसकी बात को नज़रअंदाज करके। अब उसने अपनी बात मनवाने का एक दूसरा तरीका सोचा था। वो सब कमरे में बैठे थे नाश्ता कर, जब भी वो वहीं चली गई और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतार कर अमानत के आगे रखती। अमानत भाई, उसे बेचकर मुझे एक कुल्हाड़ी ला कर दे। उसके मुतालबे पे वहाँ मौजूद सभी नफूस के चेहरों पर तहीर और इस्तेजाब उतर आया। राजू को तो बाकायदा अच्छू लग गया। कुल्हाड़ी? अमानत ने उसे तहीर के ज़ेर असर सवालात किया, जबकि मुस्तकीम कुछ खफा सा होंठ भेजे बैठा था। क्या करेंगी उसके सर को इस बात में जंबिश देने पे अमानत ने जज्बे होकर सवाल किया। आज रात का जब खाना पके तो उससे पहले किसी कुत्ते को खिलाकर चेक कर लेना। ऐसा ना हो ये मोहतरमा हमें नींद की दवा मिलाकर सुलाएं और सोते में हमसे ही मंगवाई कुल्हाड़ी से हमारी गर्दनें उतार डाले। राजू ने हस्ब आदत हकलास कहा। अमानत ने बेढंगेपन से हंसने लगा, जबकि बाकी सब अभी भी होंकते बेफिक्र है। मुझे अगर ऐसा करना होता तो आले कतर आपसे मंगवा कर आपको शक में मुबतला न करती। और तलान अर्ज है, मैं इस तरह के मदद मौके पर पाकर भी अगर ऐसा नहीं कर पाई तो इसका मतलब यही था कि मुझे बहरहाल मुसलमानों के बीच रहकर भी गुनाह और सवाब के फ़र्क अच्छी तरह ज़बर है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसका लहजा आप तंजिया हो गया था। उन्हें उनके एहसास में घबरा कर वो जैसे आई थी, घेर कर जैसे आई थी, वैसे ही पलट के क्या करोगी तुम उससे कुल्हाड़ी का? मुस्तकीम बेडरूम में आया तो मूड हनूस ऑफ था। दिया ने परवाह नहीं की, वो खुद भी उससे नाराज़ थी। जब करूँगी तो देख लीजिएगा। उसने रुखाई का मुजाहरा किया। तुम मुझसे भी कह सकती थी। मुस्तकीम ने नागवारी से कहा। मैं आपसे खफा हूँ, मैं आपसे अब कुछ भी मुतालबा नहीं करूँगी। दरश्ती से बोली तो मुस्तकीम उसे घूरने लगा, मगर वो खाइफ नहीं हुई। मुकाबला करोगी मेरा? दिया ने कांधे अचका दे। मुस्तकीम ने होंठ बेच लिया, कुछ देर उसे देखता रहा, फिर एक झटके से मुड़कर कमरे से निकल गया। दिया गहरे गहरे सांस भर के खुद को नॉर्मल करने की सही करती रही। तुमने खाया ना? नहीं खाया या? वो कुल्हाड़ी लिए बैठी थी जब मुस्तकीम उसके पास आया था। कुछ पूछ रहा हूँ, वो जिद हुआ। ये ज़रिया मुआश जायज़ है ना हलाल, और मैं हराम का नवाला मुंह में नहीं डालना चाहती। कुल्हाड़ी इसलिए मंगवाई है कि अब मैं जंगल में कुल्हाड़ियाँ काटूंगी, उन्हें बेचूंगी, फिर उनसे हासिल शुदा रकम से अपने लिए खाने का इंतज़ाम करूँ, क्योंकि मैं उससे अपनी बात मुकम्मल नहीं हो सकी थी, पूरी बात नहीं हो सकी। मुस्तकीम जो उसकी बात को हैरत से सुन रहा था, वो हलक से उमड़ने वाले कहके पर काबू न रख सका। तुम लकड़ियाँ काट कर बेच कर फिर कुछ खाओगी? यानी अपने ज़ोर बासु पे? हंसी मुश्किल होकर वो सुर्ख पड़ता हुआ बोला। दिया का चेहरा सबकी के एहसास से धकने लगा। उसने बेंचे हुए होंठों के साथ सिलकती नजरों से उसे घूरा था, फिर फंकार को बोला। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? उसका लहजा बेहद तीखा था। मुस्तकीम बेख्तियार गड़बड़ाया, मगर मसनूई अंदाज में। तुमने बात ही ऐसी की थी, इतने ध्यान पान से सी हो और अजाइम। वो उसकी कहर भरी निगाहों को खुद पे जब मैं पाकर वो खुद दोबारा हंसने लगा। मेरा वजूद कितना भी कमज़ोर और नाजुक हो, मगर मेरे इरादे बहुत मजबूत है, मैं आपको ऐसा करके दिखाऊंगी। उसने दो टोक कतई अंदाज में कहा। तो मुस्तकीम भी किस कदर संजीदा हुआ था, हाथ उठाकर दरश्ती से बोला। बस बहुत हो गया मजाक, ये कुछ दवाएं और फल वगैरह हैं, तुम्हें ज़रूर अच्छी खुराक की, और मगर मैं कुछ नहीं खाऊंगी, सुना नहीं आपने? मैं अपने बच्चों को हराम की कमाई का एक नवाला भी नहीं खाकर जन्म नहीं दूंगी, ताकि उसकी बुनियाद हराम पे ना हो, समझे? वो उसकी बात काट कर चीख पड़ी। मुस्तकीम की फराक माथे पे एक शिकन नमूदार हुई
رہی تھی, اس سے پہلے بھی تم یہ سب کھاتی رہی ہو. اس نے جیسے تلایا اور دیا کہ چہرے پہ اضطراب چھا گیا. ہاں میں نے خود تو کھایا تھا, مگر کہا نا کہ اپنے بچے کی بنیاد حرام پہ نہیں رکھوں گی. اس نے ہٹ دھرمی اور ضدی پن سے کہا. تو سکیم نے ہونٹ بھیج کر اسے سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھا. اب تم جھگڑا کرو گی مجھ سے؟ میں نہیں, آپ کریں گے. میں نے آپ کو فورس تو نہیں کیا نا, آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں اور میں اپنی یہ مشقت مطلب کام میرے بچے کو نقصان پہنچا دیں گے. پھر وہ بری طرح سے چھوا تھا. دیا نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا. مستقیم نے چلا کر اسے اشاروں سے جکڑ لیا. کھانا کھاؤ دیا. وہ ہونٹ پھینچے وہ دوسری جانب دیکھتی رہی. وہ جھلانے لگا. نہیں مانوں گی. اس نے خاصی تاخیر سے سوال کیا تھا. دیا نے فلور فور سر کو نفی میں ہلا دیا. جہاں تک میری بات تھی میں نے خود پہ صبر کر لیا. اولاد کے بارے میں نو کمپرومائز. میں آپ کے ہر فیصلے سے یوں ہی ٹکرا جاؤں گی. پہلے مجھے اپنی عزت کا خوف تھا, آپ کیا کرو گے؟ تو تم مار دو گے مجھے؟ اس کے لہجے میں تمس کرتا. اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کوئی اور رد عمل ظاہر کرتا, امانت پہ دھواسی میں کرتا پڑتا اندر آیا. اس کے چہرے پر ہمائیاں اڑ رہی تھیں. اس نے جو اطلاع دی تھی اسے سن کر مستقیم بھی ایک دم بکھلا گیا تھا. وہ صدمے میں سڑ چکا ہے. ایسی کر بے حال تھی. برس پا برس گزرے. ایک ہی دعا, ایک ہی التجا کرتے. 7 سالوں میں تو کوڑے کے ڈھیر کا نصیب بھی بدل جاتا ہے. میرے اللہ, میرے مولا, میں کوڑے کے ڈھیر سے بھی حقیر ہوں. تیری نگاہ میں جو معافی کا اشارہ نہیں ملتا, دعا کی قبولیت کی امید نہیں ملتی ہے. ان کی ہچکیاں بند رہی تھی جب ان کی شانے پہ عبد الماجد کی مہربان ہاتھ کا لمس پڑتا. بس کرو بیگم, حوصلہ کرو. خدا سے اسے شکوہ نہیں کرتے, اپنے گواہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. یہ ان کے شوہر تھے جنہوں نے ہمیشہ طنز کی تیر برسائے تھے جب بھی بات کی تھی. لہجے میں بیزاری یا سرد وراٹے ہوا کا تھے. ایک طرح سے بہت کڑی زندگی گزاری تھی انہوں نے شوہر کی ہمراہی میں. ہر لمحہ خوف, ہر گھڑی اس کے ساتھ تھا. کب کہاں کون سی بات ناگوار گزر گئی, مگر اب بھی وہ بدل گئے تھے. زندگی بھر کی کمائی تھا. وہ ہمیشہ اسے شیر کی نگاہ سے ہی دیکھا تھا, کبھی بیٹے کی طرح چاہ ہی نہ تھا. بے پتہ نہیں کیسا مزاج تھا ان کا کہ ہر وقت چڑھتے رہتے. وہ ڈرا سہما سا لڑکا انہیں کبھی خاص اور اہم لگا ہی نہ تھا, مگر جب اسے کھو دیا تب ایک دم جیسے خالی ہو گئے. خالی دامن, خالی ہاتھ, دل اور خالی گھر. کیسے کیسے ارمان جاگ اٹھے تھے. اس کا گھر جو سانے اس کی اولاد کو کھلانے کے یکا بعد ایک بیٹا تھا, مگر ملال تھا کہ ختم ہونا ہی نہ ہوتے. یہ کیا کر بیٹھے وہ, کیسے اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار بیٹھے. عمر بھر کی گواہی اپنے نادانی سے گوا دی. اب اس کی بے گناہی تو ثابت ہو ہی چکی تھی, مگر وہ تو مجرم تھے. اس کے باپ جو اولاد کی زندگی میں اہم اور خاص مقام رکھتا ہے, انہوں نے کیا کردار ادا کیا. پڑھے لکھے ہو کر بھی وہ سوچتے اور اپنی گردن پر آہنی ہلکے محسوس کرتے. کیا کری, کوئی ایسا ذریعہ تھا کہ وہ اسلحہ کا ازالہ کر سکتے. وہ خود کو بے بس پاتے تھے. چڑیاں کھیت چکر اڑ چکی تھی, اب صرف ملال تھا. وہ ایسے دل برداشتہ تھے کہ کہیں سکون نہ پا کر خدا سے لو لگا لی. دن رات ایک التجا, ایک ہی گزارش. آنسو کے نظر آنے کے ساتھ ہی اس مالک کی حضور پہنچاتا. ندامت سے آنسو بہاتے رہتے. وہ مجرم ہوں, اس کا خدا بھی مجھ سے نہیں بخشے گا اگر میں اس سے معافی نہ مانگی. اور کہاں ڈھونڈوں اسے؟ نہیں, آپ نہیں مجرم تو میں ہوں. اس کی آبکار یہ رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ سے ایسا تھا. ہر تو میری وجہ سے ہوا ہے. وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے, کیوں اسے وہ سب کہہ ڈالا. اس کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہہ نکلے تھے. اب ان باتوں میں کیا فائدہ. لگتا ہے خدا بھی ہم سے خفا ہو گیا ہے. کوئی دعا سے نہیں کرتی. وہ خود بھی بکھرنے لگے اور پھر وہ دونوں دیر تک اس کی باتیں اور یادیں دہراتے رہے. سلائی مشین کی گھر گھڑ کی آواز ایک تسلسل سے اس آواز کے کانوں میں پڑتی رہی تھی. وہ مصرف ہو کر کروٹیں بدلنے لگتا. حالانکہ ڈاکٹر نے سختی سے اس سے زیادہ حرکت کرنے سے منع کیا تھا. اس روز پولیس نے اس کا ٹھکانے پہ ریڈ کیا تھا, اور جب پولیس ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہی تھی اس کے ساتھی بھرپور مزاحمت کر رہے تھے. فائرنگ کی آواز سے پورا جنگل گونج رہا تھا, اور امانت کی ایک ہی رٹ تھی, تم بھابھی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ. مستقیم کو ہرگز بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں اپنے ساتھی کو چھوڑ کر جائے. جب ہی صاف انکار کر دیا, مگر امانت مستقل مصر تھا. بھابھی کی پوزیشن ایسے ہرگز نہیں ہے. تم سمجھتے کیوں نہیں ہو مستقیم, ہم گرفتار ہوئے تو ان کا کیا ہوگا. ہماری پولیس کی کمینگی سے آگاہ ہو تم. ہماری فکر مت کرو, تو ہم جیتے جی گرفتار نہیں ہوں گے. پچھلا راستہ ابھی تک محفوظ ہے, تم وہاں سے نکل جاؤ بھابھی کو لے کر. اور مستقیم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کڑے وقت میں اپنے ساتھی کو چھوڑنا پڑا. جس پل اس نے ہراساں متوش دیا کو دیکھا تو اس کی نگاہوں کے التجا کو رد نہیں کر سکا. اس کی آنکھوں کی سطح پہ بے بسی کی نمی کی صورت پھیل رہی تھی. اور پھر وہ دیا کے ساتھ وہاں سے نکل آیا تو مستقیم نے اپنا حلیہ اکثر تبدیل کرے. تو شلوار کے بیچ کی جگہ جینس شرٹ اور داڑھی مجھ صاف کرا کے وہ کلین شیو اور آرمی کٹ میں ایک بالکل بدلے ہوئے روپ میں تھا. اس کے باوجود اسے پہچان لیا جانے کا دھڑکا ہر پل ستایا کرتا. یہ ایک غیر معروف سا قصبہ تھا. جس مکان کو اس نے کرائے پر حاصل کیا تھا وہ بستی سے الگ تھلگ تھا. اطراف میں وسیع کھیتوں کے سلسلے تھے اور سامنے درختوں کے درمیان گہری نہر. مستقیم کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی. اسے کڑے وقت میں بھی تک مستقیم نے وہاں سے آتے ہوئے افطرا تفریح میں صحیح
नोटों की गड्डियाँ उठाकर अपने लिबास में छुपा ली थी। अब भी उसका इरादा उसी पैसे पे ऐश करने का था, मगर दिया की ज़िद के आगे हार कर वो उस रोज़ किसी काम के इरादे से निकला था कि रोड का क्रॉस करता हुआ उसका बहुत शदीद एक्सीडेंट हो गया था। उसका बाजू दाएं टांग पे बुरी तरह मुतासिर हुआ था। 4 दिन अस्पताल में गुजार कर वो घर आया तो दिया को उसका यकसर बदले हुए रूप में पाया। तुम तो बहुत सख्त मायूस हुई होगी ना। मैं मरता मरते भी जिंदा बच के जान ही नहीं छूट रही तुम्हारी। ऊपर से ये रही सही कसर मेरी माजूरी ने पूरी कर दी। वो अपने हाथ से खाना खा ला रही थी तो मुस्तकीम ने किस कदर तलखी से कहा था दिया कि दिल पे जैसे खून सा लगा। उसे खफासी नज़र से उस पर डाले और सूप का प्याला वापस रख दिया। आप अभी तक मुझे समझे नहीं, मैं किसी को भी नहीं समझ सका। सारी ज़िंदगी मैंने बस छक मारी है। तुम्हारी पता है तुम्हें पता है अमानत पुलिस मुकाबले में मारा गया। राजू पुलिस की हिरासत में है और हसाम फरार होने में कामयाब होगा। पुलिस कुत्तों की तरह हमारी बू सूंघती पी रही है। तुम्हारी जिद की मैं मेहनत की रोज़ी कमा कर तुम्हें खिलाऊँ, सब कुछ बर्बाद हो गया। और वो झिलाकर बोलता गया। दिया ने गहरा सांस खींचा। फिलहाल अब कुछ भी करने के काबिल नहीं है। मैंने यहाँ की खवातीन से सलाह की बात की है। दादी गलत नहीं कहती थी, उनकी दौर अंदेशी आज मेरे काम आ रही थी। बात हाथ में हुनर है, मैं उसी हुनर को रोज़ी का वसीला बनाऊंगी। मैं थकने वालों में से नहीं हूँ मुस्तकीम, मुझे हिम्मत नहीं हारनी। बस मुझे आपका साथ चाहिए। मेरे साथ देंगे। उसने अपनी बात के इख्तिताम पे आस भरी नजरों से देखा। वो कुछ देरों से देखता रहा, फिर यूं ही भेजे हुए होंठों के साथ चेहरे का रुख फेर लिया। दुनिया के चेहरे पे एक रंग आकर गुजर गया, मगर वो हाल तस्लीम न करने का तहिया कर चुकी थी। दिया को का मुस्तकीम की ज़िंदगी में आना असल से तयशुदा अमर था। वो तो एक भटके हुए राही को राह पे लाने का वसीला बनाई गई थी। वो बड़ी इस्तकामत से हालात के सामने डट गई थी। वो नाजुक सी लड़की जो पहली मरतबा तख्लीक के मरहला तय करके आई थी, जिसे खुदा ने मुश्किल रास्ते का राही बनाने से कबल मजबूत हौसले पहले तय किए थे, मगर वो तो उन बातों से दूर था जब भी उसके हौसलों पर हैरान हुआ करता था। उस रोज़ भी वो सिलाई का काम निपटा कर उसके पास ही सब्ज़ी की टोकरी लेकर चली आई थी तो उसे देखकर दुख से बोला। मुझे अक्सर अपने खुद गर्जाना सोच पर नदामत होती है, किन दुखों में डाल दिया है तुम्हें। मैं लाल तो तुम्हें भी होगा। वो जवाबर मुस्कुरा दी। मैं तकदीर से शाकी नहीं हूँ। तकदीर अटल होती है और आजमाइश में मुब्तला किया जाने वाला तो अल्लाह का मुकर्रब और पसंदीदा होता है। मैंने उस बात को ज़रा देर से जाना, मगर जब जाना तो फिर सब्र भी आ गया। मैं जान गई मेरे रोने पीटने से या गमज़दा हो रहने से कुछ नहीं हो सकता। होता तो वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी है। दादी कहा करती थी जो आया गया वो ख़ास हुआ। मैं भी आजमाई गई हूँ, ये मेरा इम्तिहान है और मैं इस इम्तिहान में कामयाबी की ख्वाहिशमंद हूँ। लेकिन मुस्तकीम मुझे आपका साथ, आपका ताउन दरकार है। हम अपने बच्चों को रिस्क के हलाल से परवान चढ़ाएंगे। उसकी खुशनुमा आंखों में कितने ही जलमल करते ख्वाब थे, वो उसे देखता रह गया। क्या वो इन आंखों को ख्वाबों से खाली करने का हौसला रखता था? यकीनन नहीं। ज़रूरी तो नहीं मुस्तकीम, अगर दुनिया हमारे साथ बुराई करे तो हम भी बुराई पे उतर आएँ। उस तरह तो हर तरफ बुराई का राज होगा, जबकि रब का हुक्म अच्छाई को फैलाने और बुराई को रोकने का है। उसने फिर आस भरी निगाहों से उसे देखा। मुस्तकीम उसे तकता रहा, फिर गहरा थकन ज़दा सांस भर के गोया हुआ। मेरी ख्वाहिश ज़िंदगी के हर रास्ते पे हम कदम चलने की है। मैं तुम्हें खफा नहीं करना चाहता दिया, मगर ये लोग ये माशा ना तो कभी मेरे ऐब ढकेगा, ना मुझे ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करते देख सकेगा। तुम नहीं जानती है, आप एक बार ओहद तो करें, सब ठीक हो जाएगा। हम वापस चलेंगे आपके अम्मी अब्बू के पास, मेरे अम्मी अब्बू के पास में से भी मिलेंगे। आपको पता है अल्लाह जब मुश्किल रास्ते किसी के नसीब में लिखता है तो उसे मजबूत हौसले में बख्शता है। मुस्तकीम ने सरताह भरी थी। वापसी का ये सफ़र बहुत तकलीफ दे होगा, बहुत परखच और कठिन, मगर मैं इसे इख्तियार करने की कोशिश इसलिए भी करूँगा कि इस मंजिल में बहुत पुरकशिश है। मैं गुनाह के रास्तों पे चलते बहुत थक गया हूँ दिया। अब अंधेरों से रोशनी में आने की ख्वाहिश है, शायद इसलिए भी कि गुमराही के इस दौरानिए में मेरा ज़मीर कभी भी मुतमिन नहीं हो सका, और ये भी कि मुझे उन आंखों की रोशनी से मोहब्बत है और मैं इन्हें हमेशा रोशन देखना चाहता हूँ। उसने एक मोहब्बत भरी निगाह उसकी आंखों में डाले मुस्कुरा दिया के अंदर ढेरों से सूदगी उतर आई थी। वो अपनी कामयाबी पे सजता शुक्र बजा लाने को उठ खड़ी हुई। वो कामयाबी जो उसके रब की ही बख्शी हुई थी, फिर शुक्राना तो उस पर वाजिब था ना। तो ये था आज के नावल के लास्ट पार्ट का एंड, जिसका नाम था वापसी उम्मे मरियम। कैसा लगा आप सबको नावल? कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक नए नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।